हफ्ते के आखिरी दिन के बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए जहां दिन भर कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा उतार चढ़ाव आज बाजार में देखने को मिलेगा। सुस्ती का माहौल है दुनिया भर के बाजारों में। ऐसे में बड़ा सवाल है क्लोजिंग क्या होगी आखिरी 1.5 घंटे में और लंबे वीकेंड के बाद अगले हफ्ते की कैसे करें आप तैयारी, रहेगा इसी पर फोकस। तो चलिए स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल बाजारों में भी छुट्टी का माहौल है अनिल जी, हमारा भी वीकेंड का ही इंतजार है। बस 1.5 घंटा ही बाकी है, 3 दिन का वीकेंड आ रहा है। बताएं सर, बाजारों के लिए क्या अहम बातें हैं इस समय? बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है कि कब बस 1.5 घंटा खत्म हो और कब वीकेंड शुरू हो और लंबा वीकेंड है। लेकिन मैंने सोचा है कि इस वीकेंड पे भी 1-2-3 कम से कम 1-2 कॉल तो आपके साथ करूंगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा। तो चलिए उससे पहले वीकेंड की तैयारी कर ली जाए और एक्शन भरपूर है। भले ही दायरा छोटा हो लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे दीप, जब तक आप सोचे कि बाजार बढ़ने वाला तब तक वापस नीचे आता है और जब लगे कि नहीं ये तो गिरने की तैयारी में नीचे की रेंज तोड़ देगा और वापस से रिकवर हो जाता है। बस यही दिन भर की कहानी है आज। दोनों तरफ ट्रेड छोटे दायरे में, बहुत फास्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। दबाव जो बनाए वो आईटी शेयरों से बनाए। एचसीएल टेक और टीसीएस 1% नीचे है। वहीं पीएनजीआरबी के यूनिफाइड टैरिफ प्लान के बाद गैस शेयरों में तगड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है। ऑटो शेयरों में भी दमदार खरीदारी है। टाटा मोटर्स 5% उछला है। तो हमारी दोनों ही दिवाली के दिन की पिक्स जो 10 से 15% तक का गेन आपको कुछ दिनों में दे सकती है। वेदांता वो देखिए आज 121 122 हो गया और साथ ही देखिए टाटा मोटर्स जो 138 वाला आज 175 के ऊपर 185 के आसपास पहुंचता हुआ ये नजर आ रहा है। तो दोनों ही पे कमाल करती हुई दिख रही है। ऑटो शेयरों में तगड़ी खरीदारी है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं। लगभग 100 पॉइंट नीचे थे, अब बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और यूरोप में है सुस्ती। भारतीय बाजार भी आप कह सकते हैं, ऐसे खाली इंडेक्स देखेंगे तो सुस्ती, लेकिन अंदर झांक के देखेंगे ना तो कहीं कोई सुस्ती नहीं। दोनों तरफ चुस्ती वाले ट्रेड है, कभी इधर कभी उधर। बिल्कुल अनिल जी, कभी इधर कभी उधर। मार्केट की बात तो हम रोज करते हैं सर, पर आज आपने क्रिकेट मैच देखा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का? बुल्स वर्सेस बेयर्स की लड़ाई लग रही थी सर। फर्स्ट हाफ में लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो 350 के ऊपर जाएगा और फिर इंडिया का बढ़िया कमबैक रहा और रिस्ट्रिक्ट कर लिया। क्या मार्केट्स में भी ऐसे ही सेकंड हाफ रिकवरी के संकेत हैं? डेफिनेटली। और दीप मुझे तो लगता है हम जीतेंगे पहला वाला वनडे, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरा तो दिन उसी में निकल गया। देखते देखते थोड़े समय तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ये तो ब्रेकडाउन हो गया, नीचे की तरफ जाने की तैयारी में, लेकिन वापस से रिवर्सल। बाजार भी एग्जैक्टली वही कर रहा है आज हफ्ते के आखिरी दिन। दोनों बातें देखिए। पहला एक आपके लिए लंबा वीकेंड है। दूसरा दुनिया भर के बाजारों से सुस्ती के संकेत है। अमेरिका भी आधा दिन के लिए खुलेगा। तीसरा, सीरीज की शुरुआत कुछ अच्छी चीजों और कुछ खराब चीजों के साथ आपने की है। अच्छी चीजों में है कि रोल ओवर्स तगड़े हुए हैं, लॉन्ग साइड पर हुए हैं। थोड़ी सी सावधानी की बात है कि एफआईज अपने इंडेक्स पर लॉन्ग 77% पर बैठे, तो और कितना लेंगे भाई? लेने की भी लिमिट है, तो थोड़ा हाथ रोकेंगे। और यही वजह आप देखिए दोनों तरफ। लेकिन पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल न्यूट्रल पोजीशन पर शुरुआत करते हुए दिख रहा है। तो दोनों तरह के संकेत और वही दोनों तरह का ट्रेड आपको बाजार में दिख रहा है। न रेंज तोड़ना चाहता है। आप देखिए ना, रेंज क्या है निफ्टी की? हाई 13,035, लो 12,945। हाल ही के दिनों की सबसे छोटी दिन की रेंज है, मुश्किल से 90 पॉइंट की। इस 90 पॉइंट की रेंज में भी 50 पॉइंट की रेंज में देखिए कितनी बार पहाड़ियां और खाइयां बनने का सिलसिला चल रहा है। दिन का चार्ट देखिए तो अरे ये भी चार्ट पैटर्न नया बन सकता है। पहाड़ियां और खाइयों के ऊपर भी नाम रखने चाहिए। मैं वंसल जी को सजेस्ट करूंगा, कुछ इस बारे में सोचेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जब तक आप मूड बनाए कि मुझे करना क्या है, तब तक बाजार अपनी चाल बदल लेता है। और जब तक आप ये सोचे कि नहीं मैंने अच्छा किया, नहीं किया, और तब तक वापस बाजार ऊपर आ जाता है। ऊपर सोचे नीचे आ जाता है। तो यही ट्रेंड रहेगा। लेकिन ओवरऑल इस ट्रेंड के बीच में एक बात अच्छी है कि निचले स्तरों से खरीदारी आती दिख रही है। और दूसरी बात यह कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर लंबे वीकेंड के पहले आना लाजमी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाजार परफेक्ट है। जितना समय बाजार इन बड़े लेवल्स के आसपास बिताएं उतना बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल से लंबे वीकेंड के पहले नहीं भाग रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। दीप कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल। बिल्कुल, तो कंफर्टेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाजार में एक्शन भरपूर है और इसी एक्शन पर नजर रखनी है। कई सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो वहीं पर चर्चा करेंगे। और स्टॉक्स पर जबरदस्त कॉल्स देने के लिए तैयार है हमारे साथ भसीन साहब। तो ओवर टू यू अनिल जी। बिल्कुल, तो आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का बिगुल के साथ और लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स।
नमस्कार प्रसिन साहब, सर बताएं पहले तो आपका बाजार पर आउटलुक और साथ ही अपडेट भी सर। तो आउटलुक तो सर आपने बता दिया। देखिए थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। मेरे को लगता है निफ्टी कैन स्टैग्नेट ओवर हियर। 13,000 इज नॉट एन इजी नंबर टू क्रॉस। और लार्ज कैप्स आर फुली प्राइस। कल आपने एक्सपायरी भी कराई, लेकिन मिड कैप्स में बहुत रंगत है। इस कारण से आपने देखा है जो पीएसयू स्टॉक्स है उनमें नया रूप चढ़ा है। और साथ में एनबीएफसीज एंड एनबीएफसीज ऑफ बोथ साइड्स दे आर डूइंग हाउसिंग एंड गोल्ड लेंडर्स एंड ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो यहाँ मिक्स्ड बैग है अनिल जी। यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू बी हेज्ड, बिकॉज यहाँ थोड़ी सी भी ढील दी और अगले हफ्ते अगर छुट्टी या कुछ मार्केट में वीकनेस आ गई तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको मैं अपडेट दे दूं अनिल जी। मैंने आपके यहाँ गोदरेज कंज्यूमर गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत जोर से कहा था 950 और 680 में 723 वो हिट कर गया और 1180 न्यू हाई मारा गोदरेज प्रॉपर्टी ने। इसके अलावा मेरे को बहुत ज्यादा लोग बाग फोन करते थे जब मैंने 420 रुपए से नीचे की तरफ बोलते गया आईजीएल और 800 से एमजीएल। आज देखिए क्या उनकी रौनक आ की रही है कि 20% अब बढ़ गए। तो पीएसयूज आर गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस, बट यू मस्ट बी इन देम, तभी आपको रियल गेन आएगा। आप मान नहीं सकते कि कैसे उनका आपके साथ ओएनजीसी और ये आईजीएल एमजीएल ने क्या रिटर्न दिया है। उसके अलावा अनिल जी मैंने भारती कल दिया था, वो 475 हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। और माइंट्री मेरी कन्विक्शन बाय थी 1432 हिट हो गया, 1380-85 में कल का था। सुबह की कॉल पक्का है। सिप्ला डाबर दोनों में बने रहिए और भारती में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब आप कहें तो 2 बाय हैं 2 सेल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। तो बायर्स में सर जैसे आपको कहा मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हो ग्लोबली भी थोड़ी वीकनेस है। आई थिंक गोल्ड विल सी अ कम बैक एंड द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले टू गोल्ड इज मुथूट। 1137-38 में लीजिए। 1125 का स्टॉप लॉस, 1185 का टारगेट। आई थिंक मुथूट शुड हेड टुवर्ड्स 1185-1200। द अदर बाय इज अगेन एन हाउसिंग प्ले इंडिया बुल। अब ये मैंने 188 में कहा था बट इट हैज ऑलरेडी रन अप, बट यू मस्ट ट्राई एंड पार्टिसिपेट। इंडिया बुल विल बी एन unequivocal one of the best performers in the next 1 year। मेरे पास इसका टारगेट 300 रुपए का है अगले साल का, लेकिन एज अ ट्रेडिंग प्ले 200 का टारगेट रखिए, 182.50 का स्टॉप लॉस। अब अनिल जी सेल साइड में दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ कि और ऑटोज में बहुत बुलिशनेस है और वो है भी, लायन भी है, बट जस्ट बी वेरी। मेरी कल हमारी एमआरएफ से बातचीत हुई और वो कह रहे हैं रबड़ प्राइसेस हैव रिजन और मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर। तो सेल एमआरएफ 75,500, 75,700, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 77,450। एमआरएफ इज हेडेड टुवर्ड 72,000। उसी के साथ अगर रबर प्राइसेस उसके मार्जिन को हर्ट कर रही है तो सेल अपोलो टायर एट 86.5। 190 का स्टॉप लॉस रखिए, 172 का टारगेट। ओके तो दोनों तरफ आपके लिए मौके हैं इस वक्त ट्रेडिंग करने के लिए। एक और खरीदारी के तो दूसरी और बिकवाली के भी आते हुए दिख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस खरीदें 1135-38 के आसपास और 1125 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। 1185 1185 का आपका होगा टारगेट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदें, कल हमने भी खरीदारी की राय दी थी। और 188 189 का रखिएगा आप एंट्री पॉइंट। 182 हाफ 182.50 का स्टॉप लॉस और टारगेट रखिए 200 रुपए का ट्रेडिंग के लिए। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए टारगेट आपको रखने 300। तो बड़े टारगेट आते हुए दिख रहे हैं इंडिया बुल्स पर। एमआरएफ यहां पर शॉर्ट करने की राय है। 75,500 75,700 की रेंज में बेचिए। 77,450 77,450 ये आपके स्टॉप लॉस का लेवल होगा। और ऊपर का टारगेट आपके लिए, नीचे का टारगेट जो बनेगा वो 72,000 का बनेगा। 72,000 ये होगा आपका टारगेट। अपोलो टायर्स यहां पर बिकवाली करने की राय है। 186 हाफ की रेंज में बेचिए। 190 का स्टॉप लॉस है और 172 तक के टारगेट के लिए यहां भी बिकवाली करनी है। तो ये तमाम लेवल्स ऐसे हैं जो आप नोट कर लें। आइए आगे बढ़े स्टॉक से न्यूज और साथ ही इवेंट ट्रिगर्स लें। उससे पहले एक बिगुल जल्दी से आशु सर के लिए और उसके बाद बढ़ते हैं हम इवेंट्स की तरह। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आशु सर आपका। बताएं सर आपका कौन सा स्टॉक है ट्रेड करने के लिए? अनिल जी एक दो अपडेट भी है, पहले स्टॉक का कॉल भी दे देता हूँ। 2 कॉल्स हैं रादर, एक एक करके देता हूँ। अनिल जी एक तो स्टॉक काफी दिनों से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो बीच में कहीं से वो खो गया था
और अब जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव उसमें देखने में आ रहा है वो है अनिल जी LIC हाउसिंग फाइनेंस। हमने अपने सारे क्लाइंट्स को अनिल जी डिलीवरी के लिए भी बोला है, नॉट जस्ट फ्यूचर के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 315 से 18 के बीच का स्टॉप लॉस लगा के इसका टारगेट 400 रुपए का भी बन सकता है अनिल जी आने वाले टाइम में, और शायद जल्दी बन सकता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस अनिल जी इसने अंडर परफॉर्म किया, अभी बीच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये लाइमलाइट में नहीं रहा, और बाकी NBFCs और फाइनेंशियल स्टॉक्स लाइमलाइट में रहे हैं। तो जिस तरह की स्ट्रेंथ इसने दिखाई है, सो अनिल जी 10-5 रुपए का नहीं मूव लग रहा, मुझे लग रहा है कि 400 रुपए का टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेना चाहिए। अनिल जी दूसरी कॉल से पहले मैं मेटल्स के बारे में फिर बात करना चाहता हूँ। मेटल्स, टाटा मोटर 200 रुपए, टाटा स्टील 600 रुपए, जिंदल स्टील, ये सब अनिल जी टारगेट मैंने उस दिन भी जब मार्केट बीच में जिटरी थी और कुछ सेल कॉल्स भी जिटरी होके लोगों ने मेटल्स में देने, में तब भी कहा था कि मेटल्स अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, कोई भी डिप आए तो मेटल्स लेना, और मेटल्स की जर्नी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। तीसरी चीज अनिल जी, जो तीसरी कॉल है वो है सन टीवी में। अनिल जी सन टीवी भी लेना है, आज एक इसने अच्छी मूव दिखाई है, उस मूव के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के, जो कि 422-23 रुपए का है, कल की यही क्लोजिंग थी, और आज का ऊपर का हाई तो एक बार 450 का भी बना है, ये 435-36 का जो भाव है। सन टीवी लॉन्ग करना चाहिए अनिल जी, इसमें भी टारगेट कम से कम 40 से 50 रुपए की मूव सन टीवी में भी दिखती है। काफी दिनों से बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दे रहा है, और बिल्कुल जैसे कह रहा होता है ना कभी कभी कि बस मैं चलने को तैयार हूं, उस तरह की मूवमेंट इसमें दिख रही है। तो अनिल जी दो बाय हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस और सन टीवी। और जो ओवरऑल मार्केट है अनिल जी वो एक कंसोलिडेशन में रहेगी। अभी कोई इंडेक्स पे बहुत बड़ा व्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ी मंदी तेजी का व्यू नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पैनिक बाजार में नहीं दिख रहा अनिल जी। स्टॉक स्पेसिफिक चलता रहेगा, सेक्टोरल रोटेशन होती रहेगी। कॉशियस रहना तो ऑब्वियस है अनिल जी, वो क्योंकि ऐसा लेवल है कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन उस वॉलिटिलिटी में अगर हाथ खाली रहेंगे तो बीच बीच में लेने के मौके बहुत आएंगे, और अभी भी अनिल जी कोई ऐसी शॉर्ट वाली चीज नजर नहीं आती है। श्योर। तो LIC हाउसिंग ये सिर्फ एक स्टॉक इसलिए नहीं चला था आशुतोष जो आप कह रहे हो, ये जो बैंकिंग लाइसेंस वाली बात आई थी जिसमें NBFCs के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करने की जो गाइडलाइन, ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी, क्योंकि LIC के पास ऑलरेडी IDBI बैंक है, इसलिए LIC हाउसिंग बेचारा अकेला रह गया चलने से, बाकी सारी NBFC भाग गई। अब आपके बोलने के बाद ये भी चल जाएगा। और सन टीवी में आपको पता ही है, सबको पता है, ढेर सारी खबरें चल रही है, सही है या गलत भगवान जाने, लेकिन खबरों के दम पर दौड़ रहा है। 475 टारगेट रखिए आप, आशु सर की राय है यहां पर खरीदारी करने के लिए। आज से आइए स्टॉक से न्यूज और सारी बाकी डिटेल्स लें, ट्रिगर्स लें। उससे पहले हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश बताइए क्या है खबर? बिल्कुल, ये खबर केशवराम इंडस्ट्रीज के फंड रेजिंग से जुड़ी हुई है। हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1850 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग को जो है मंजूरी दे दी है, जिसमें फेरेलॉन कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और एडलवाइस मिलकर के ये पूरी फंडिंग करेंगे इनको। और ये फंडिंग का बड़ा हिस्सा जो होगा वो NCD के जरिए होगा, जिसका करीब 16.5-17% के आसपास का रेट होगा। और बाकी जो फंडिंग है वो जीरो कूपन ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए आएंगे। साथ ही कुछ बहुत छोटा हिस्सा मुमकिन है कि इक्विटी के जरिए भी आए। और इसी सारी चीजों पर जो सोमवार को बोर्ड की मीटिंग है कंपनी की, तो इन चीजों पर फैसला होगा कि जो है कितना पैसा किस किस माध्यम से जो है वो जुटाया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो मंडे को है, और उसके बाद वहां पे तस्वीर साफ होगी। इसका जो बड़ा फायदा ये होगा कि जो ये रकम आएगी इन्वेस्टर से, इस रकम को चुकाने के बाद जो SBI और एक्सिस बैंक को चुकाया जाएगा, इस रकम को चुकाने के बाद बैंक के कंपनी को जो है पैसे जो है इस रकम को चुकाने के बाद कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जो दिक्कत है वो थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि एक बार ये लोन क्लियर हो जाएगा तो कंपनी को दूसरी जगहों से, दूसरे बैंकों से जो वर्किंग कैपिटल का पैसा जुटाने में दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और बाद में कंपनी जो NCD का पैसा है वो धीरे धीरे आगे जाकर अगले 1-2 साल में इसको चुकाने की कोशिश जो है वहां से शुरू होगी। तो जो लिक्विडिटी की समस्या थी कंपनी के साथ, वो जो है काफी हद तक दूर हो जाने की उम्मीद की जा रही है इसको लेकर के। जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि कंपनी का जो बड़ा बिजनेस है वो सीमेंट का है। 80% से ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सीमेंट से आता है, और सीमेंट जो है करंटली इस साइकिल में कहें तो एक तरह से डिमांड में है, चलने लगा है, कमोडिटी साइकिल सीमेंट की चलने लगी है।
और तेलंगाना और कर्नाटक में अच्छी जगहों पर बेहतर लोकेशन पे इनके प्लांट हैं। तो इस वजह से भी इन्वेस्टर्स जो है बीच में जो थोड़ा म्यूटेड लग रहा था 3-4 महीने पहले, वो इंटरेस्ट फिर से रिवाइव हुआ है इन्वेस्टर्स का। बिल्कुल, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए अच्छे इंप्रूवमेंट है और ये फंड रेजिंग से आप कंपनी में बहुत राहत के संकेत आएंगे। अनिल जी, कैसे देखना चाहिए, क्योंकि इस एंटिसिपेशन में हमने देखा है 3 दिन में स्टॉक में 28% की रैली आ गई है, तो डेफिनेटली बाजार भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बड़ा चेंज हो सकता है कंपनी के लिए। कैसे देखें सर इस खबर को? दीप एक्सपेक्टेड लाइन पर है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमने ये स्टोरी की थी और बताया था कि कुछ बड़े प्लान्स फंड रेजिंग के आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद कंपनी की तरफ से ऐलान आया कि वो 30 नवंबर को बोर्ड बैठक करने जा रही है और उसमें फंड रेजिंग प्लान होंगे। और अब ब्रजेश आपके सामने काफ़ी मजबूत तरीके से ये फंड रेजिंग प्लान रख रहे हैं और ये बहुत अच्छे फंड रेजिंग प्लान है जो काफ़ी हद तक केशवराम की री रेटिंग करने की कोशिश करेंगे। क्यों? 1850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग फर्म अप होता हुआ दिख रहा है। सोमवार को ऐलान आ जाएगा तो आपको पता चलेगा, मंगलवार को जब हम फिर से ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे। बड़े इन्वेस्टर्स आते दिख रहे हैं, फेरेलॉन, गोल्डमैन सैक्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग बड़े नाम हैं जो यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और पूरी तरह से डेट के जरिए ये पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से एक कंपनी को ये पैसा चुकाने में इजी रहेगा। जो स्पेसिफिकली एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनको जो पैसा चुकाना है, बैलेंस शीट मजबूत होती हुई दिखेगी। ये बेहतर होगा कंपनी के लिए। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली जिस तरह से सीमेंट शेयरों में तेजी और जिसमें केशवराम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर ये अच्छे फंड रेजिंग प्लान सोमवार को आते हैं और मंगलवार को आपके सामने आते हैं तो फिर हो सकता है ये स्टॉक बाद में आगे चलते हुए 65-70 रुपए की रेंज में भी आपको जाता हुआ दिखे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो जिन कंपनियों में, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियों में जहां फंड रेजिंग हो रही है, जहां बैलेंस शीट ठीक हो रही है, डेट लीवरेजिंग कम हो रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट को कम ब्याज वाले में कर्ज से रिप्लेस किया जा रहा है, ये सारे इनकी बैलेंस शीट मजबूत करने के प्लान हैं जो मुझे लगता है आगे चलते हुए फायदा दे सकते हैं। आइए एक बार सुमित जी से भी राय ले लें इस पर। सुमित जी का फेवरेट स्टॉक रहा है, कई बार उन्होंने रिकमेंड भी किया है। सुमित जी, आज भारी भरकम वॉल्यूम के साथ में स्टॉक में मजबूती है, 8-9% ऊपर है, बताएं क्या करना चाहिए? अनिल जी, स्टॉक के अंदर वन वे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों में स्टॉक एक बार तेजी दिखा रहा है, एक तरफ तेजी दिखा रहा है। स्टॉक यहां से और ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है जिसके अंदर 58 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने भी पोजीशंस ले रखा है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 40 के आसपास है, 58 से 60 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए केशवराम इंडस्ट्रीज जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट। देखिए स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और बेहतरीन एक्शन स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। पर आइए आपको बता देते हैं किस तरह का एक्शन मार्केट्स में इस समय चल रहा है। बाजार तो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं पर कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं। यूजुअली हम रोज आपको इस समय आने वाले कुछ दिनों के ट्रिगर्स बताते हैं, पर क्योंकि ये सीरीज की शुरुआत है तो देवांशी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि इस पूरी सीरीज के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर रहेगी। बताएं देवांशी। बिल्कुल दिपांशु, आज देखिए सबसे पहले तो आज एमएससीआई रीबैलेंसिंग बाजार बंद होने के बाद ही लागू होता हुआ दिखेगा क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। साथ ही सितंबर तिमाही के जीडीपी के आंकड़े भी आज शाम को जारी होते हुए दिखेंगे। 28 नवंबर टीसीएस बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। ओपेक की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होती हुई दिखेगी। साथ ही एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में जो फॉरेन ओनरशिप है उसकी सीमा में बदलाव होते हुए दिखेंगे और यूनियन बैंक शेयर धारकों के साथ एफपीओ राइट इश्यू और क्यूआईपी पे चर्चा होती हुई दिखेगी। 1 दिसंबर को एनएससी पर सोयाबीन के वायदे लॉन्च होंगे। साथ ही कोल इंडिया नॉन कुकिंग कोल की जो कीमतें बढ़ाने की बात थी वो तब से लागू होती हुई दिखेगी। 10 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी कंपनी ने मंजूरी दी है, तो ये तब से लागू होते हुए दिखेंगे। 2 दिसंबर टाटा मिस्री मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती हुई दिखेगी और नैल्को के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। बर्गर किंग का बड़ा आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा जिस पर मार्केट फोकस कर रहा है। 3 दिसंबर अजंता फार्मा का बायबैक खुलता हुआ दिख रहा है जो कि 1850 रुपए प्रति शेयर पर आता हुआ दिख रहा है। 135 करोड़ का बायबैक यहाँ पे कंपनी करती हुई दिखेगी। 8 दिसंबर आप देखिए एलआईसी सरकारी हिस्सा घटाने के लिए बोली लगाने के आखिरी दिन मिलता हुआ दिख रहा है। और साथ ही 9 दिसंबर जहां पे विप्रो के बायबैक में हिस्सा लाने के लिए आखिरी मौका है। रिकॉर्ड डेट 11 दिसंबर को होता हुआ दिख रहा है, तो वो आखिरी डेट है जहां पे आप बायबैक में आप डाल सकते हैं। साथ ही 11 दिसंबर आप देखिए शॉपर स्टॉप का राइट इश्यू बंद होता हुआ दिखेगा। विप्रो का बायबैक की रिकॉर्ड डेट है और अक्टूबर
के आईआईपी के आंकड़े जारी होते हुए दिखेंगे। 14 दिसंबर आप नजर रखिए क्योंकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी होते हुए दिखेंगे। 15 दिसंबर को एफएमसी की 2 दिन की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे भी मार्केट फोकस करता हुआ दिखेगा। और 24 दिसंबर अब देखिए क्रिसमस से पहले अमेरिकी बाजार आधे दिन ही खुलेंगे, हाफ डे है, बाजार 25 को बंद है। और साथ ही मजेस्को का डिविडेंड के लिए भी रिकॉर्ड डेट है 25 दिसंबर को। और आखिरी में 31 दिसंबर की अगर बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है, तो इस पर आपको नजर करनी होगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रिगर्स बाजार के लिए जहां पर आपको नज़र रखनी है। आइए आपको बता देते हैं कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर मार्केट में एक्शन में है आज वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सबसे पहले तो सेंट गोबेन, असाई ग्लास जैसे काउंटर है जहाँ पे तेजी देखने मिल रही है, क्योंकि फ्लोट ग्लास पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो आगे भी जारी रहेगी, ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है। फार्मा स्टॉक्स, यहाँ दवा के इंपोर्ट लाइसेंस की अवधि जो है उसको 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एबीबी, यहाँ हाई आउटपुट मोटर, इन्होंने एक नई मोटर है उसको लॉन्च किया है। अशोक लेलैंड, हिताची एबीबी पावर ग्रिड्स के साथ इन्होंने करार किया है। आईआईटी मद्रास कैंप्स में ई बस पायलट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने करार किया है। इसके अलावा एसजेवीएन, यहाँ 1320 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो फाइनेंशियल क्लोजर है वो कर दिया है, तो इसके लिए स्टॉक में भी आज थोड़ी बहुत हरकत देखने मिल रही है। ओके, तो कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी है, एक्शन होता हुआ इस समय बाजार का एक्शन ढेर सारे स्टॉक्स में होते हुए दिख रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इन्हीं स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। और मेटल्स एक बार फिर से, जैसे आशु जी भी कह रहे थे, सेक्टर में मोमेंटम है, कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो मेटल्स पर एक्शन एक बार फिर से बनते हुए दिख रहा है। एनएमडीसी पर अभी थोड़ी देर पहले मूवमेंट आया है। सुमित जी, नैल्को, एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स पर अपनी व्यू भी देते हुए आ रहे हैं। सुमित जी, नैल्को तो आज सुबह दिया था, पर एनएमडीसी पर अब एक मूव आया है, किस तरह का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं? मेरे को याद है आपने 1-2 दिन पहले स्टॉक के बारे में बात भी करी थी। कल ही दिया था दीपांशु एनएमडीसी बाई के लिए, और एनएमडीसी वहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहा है। 98 से 100 के टारगेट दिए थे एनएमडीसी के, जो कि आज 98 तो अचीव हो रहा है और अभी 100 का लेवल भी जल्दी अचीव होगा। और 100 का लेवल क्रॉस करने पे 108 से 110 रुपए तक का मूव एनएमडीसी में देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी सुन के बाई किया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, प्रॉफिट्स में राइड करें। नैल्को सुबह दिया था, वो भी तेजी के अंदर है, उसके अंदर भी 42 से 44 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चले और पोजीशंस को राइड करते चले। ओके, तो ये है आपके लिए एनएमडीसी पर पोजीशन राइट करने से याद आया एक और स्टॉक है कैनरा बैंक दीप, जहां पर सुबह आज हमने आज के 2000 में आपको खरीदारी करने की राय दी थी। 104 रुपए का पहला लक्ष्य था और 107 रुपए का दूसरा लक्ष्य वहां पर पहुंचता हुआ दिखा है। स्टॉक 106 रुपए 35 पैसे का हाई बनाया, तो लगभग दूसरे लक्ष्य के आसपास भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करके, चाहे तो अभी कर लें, चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। तो ऐसे में जरा मदद कर दीजिए किरण जी, जिन लोगों ने कैनरा बैंक खरीदा हुआ है सुबह हमने 101.50 से 102 रुपए की रेंज में खरीदारी करने की राय दी थी 104 और 107 के टारगेट के लिए। जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए? अनिल जी, चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है और मैं मानता हूं कि ये रैली इतने जल्दी फिजल आउट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आते नेक्स्ट हफ्ते में ये स्टॉक लगभग 113-114 के लेवल्स टेस्ट हो जाने चाहिए। और अभी उस टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस अभी 102 रुपए 30 पैसे कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, 102 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करना चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके होल्ड करें, पर यहाँ से और मूवमेंट आने की तैयारी में है। अनिल जी के टारगेट, पहला टारगेट तो आसानी से आ गया था, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट उसके लेवल पर ही है, तो शानदार रही ये स्ट्रैटेजी। एक बार देख लेते हैं सुबह क्या सलाह दी गई थी कैनरा बैंक पे। सरकारी बैंक पर सब बुलिश है और मैं भी सरकारी बैंक पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा हूँ। इसमें खरीदारी करने की राय है। कैनरा बैंक 101.50 102 रुपए की रेंज में इसे खरीदिए। 99 का स्टॉप लॉस लगाइए। लगभग सारे सरकारी बैंक आप देख रहे हैं एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है बैंक से बाहर आने के बाद कैनरा बैंक भी यहाँ से एक अच्छा एक्शन दिखा सकता है। जिन्हें 2000 के शॉर्ट टर्म टारगेट रखने वो 104 का टारगेट रखें और दूसरा टारगेट 107 का रखें और खरीदारी करें। आपको कैनरा बैंक हमने दिया था आज के 2000 में 101.50 102 रुपए की रेंज में। पहला टारगेट छोटा 104 का था, वहां पर स्टॉक पहुंच चुका है, 104 का हाई बनाया है और दूसरा टारगेट 107 का है। आप चाहें तो 104 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपके 2000 बन जाएंगे।
और बिल्कुल और अब लंबे वीकेंड के पहले हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने की राय 107 रुपए के टारगेट के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। अब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 106 107 रुपए की रेंज में, जहां भी आपको ठीक लगे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर बढ़िए लाइफ में आगे। आइए लाइफ में बढ़ते आगे। और दो स्टॉक जो हमने दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ट्रेडिंग के लिए आज से दिए थे, पहला था वेदांता और दूसरा था आपके लिए टाटा मोटर्स। दोनों ही कमाल करते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स ने आज कमाल किया, वेदांता ने भी आज कमाल किया, 120 के पार निकला है। पहले एक बार टाटा मोटर्स, इसके चार्ट्स वागले साहब जरा जल्दी से बता दें क्या लेवल्स रखने चाहिए अब टारगेट के तौर पर, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए? इसमें ब्रेकआउट है और ये सस्टेन भी कर रहा है। मैं 178.50 179 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट 188 का आज का टारगेट होगा। यहाँ से भी मुझे 5 रुपये दिखाई देते, 188 ब्रेक करता है तो 193 तक जा सकता है ये अगले वीक। अनिल जी मेरे पास एक कॉल है, अगर आप बिगुल बजवाएंगे तो ये है बिल्कुल आपके लिए बिगुल तैयार है, वागले साहब का वंडर, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी के लिए भी बिगुल। तो पहले वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी मैं आशु जी के साथ जाना चाहता हूं। मुझे भी LIC हाउसिंग में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई देता है। पिछले 6 से 8 दिनों का 7 दिनों का एक मल्टीपल टॉप इसने ब्रेक किया है और अभी 340 341 के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ पर ले लेना चाहिए। 336 के स्टॉप लॉस में 5 रुपए की रिस्क होगी। मेरा पहला टारगेट 355 का होगा। मुझे लगता है ये 355 और वो अगर पार करता है तो 363 का दूसरा टारगेट होगा। ओके तो आशु जी ने अभी 330 में बोला था, बात करते करते 342। वाह, क्या स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, जबरदस्त तेजी के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक है। यहां पर आपके लिए LIC हाउसिंग में अब भी खरीदारी के मौके हैं आपके लिए, ये आता हुआ दिख रहा है वागले साहब की तरफ से भी। आशु जी की तरफ से वागले साहब आप धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार कर लें, मैंने उनके बिहाफ पे आपको धन्यवाद दे दिया है। 355 और 363 ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए अब अगला कॉल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बनाएं सर। अनिल जी पहले तो ये चार्ट कॉर्नर नहीं, ये एक स्पेशल पिक है और अनिल जी काफी लोगों ने इसको रिकमेंड करा हुआ है, काफी लोग बुलिश हैं, तो सबसे बाद में एक धन्यवाद भी दिलाइएगा। स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर एक मच एवेटेड बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है। जो नेकलाइन बैंक निफ्टी की 25,000 से थोड़ा सा नीचे थी, वो सेम नेकलाइन फेडरल बैंक अब तोड़ रहा है। तो इस नेकलाइन के टूटने के बाद फेडरल बैंक भी एक 15-20% का एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो ओवरवेट खरीदारी की राय है फेडरल बैंक पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज शुक्रवार भी है तो वीकली क्लोज है और आज इस महीने का भी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है अनिल जी, तो इसी वजह से आज का क्लोज बहुत अहमियत रखता है। तो मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट स्टॉक का देख रहा था अनिल जी, जिसमें एक बहुत अच्छा वॉल्यूम एडिशन पिछले कुछ दिनों में हुआ है और उसके बाद आज एक बड़े ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन होता हुआ दिख रहा है पैटर्न का। तो मौजूदा स्तरों पर फेडरल बैंक पर हमारी खरीदारी की राय है, काफी ऊपर जाने की क्षमता दिखती है। यहां पर 61 रुपए 75 पैसे पर 61.75 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 66 रुपए का 66 का और दूसरा टारगेट 67 हाफ का होगा। फेडरल बैंक में खरीदारी कराए। 66 और 67 50 के टारगेट के यहां पर करें खरीदारी। अगला बिगुल किरण का कमाल और उसके बाद आ रहा है सुमित जी का सुपरहिट। बताएं सर। नहीं, लवली कोइंसिडेंस कि मेरा भी स्टॉक फेडरल बैंक ही है। फेडरल बैंक ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके से नेकलाइन टूटी है, मेरा मानना है कि ये पोजिशनली रखना चाहिए। ये इसके टारगेट्स मुझे लगता है कि कैजुअली हमें 69-70 के आसपास के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये बड़े मूव के लिए रखना चाहिए, 1 से 2 दिन नहीं, मैं मानता हूँ 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए रखना चाहिए। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 61 हाफ का और टारगेट 69-70 के, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। उधर भी विकॉली करने की सलाह नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है।
ओके, ये तो मेरी बर्थडे का स्टॉक ऐसा कुछ याद आ रहा है। सुमित जी सही है ना, मेरी बर्थडे वाला स्टॉक है नहीं ये फेडरल बैंक? बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही याद है आपको, और आपके बर्थडे वाले अनिल जी सारे स्टॉक चल रहे हैं। महीने के महीने मनाऊं, अगर आप गिफ्ट भेजते रहो तो मैं तो तैयार हूं। आइए इस बीच सुमित जी के लिए सुपर हिट का बिगुल। बताएं सुमित जी, हर महीने 2 तारीख आती है और अगर आपकी इजाजत हो तो हर महीने जून के बजाय हर महीने की 2 तारीख को हम सेलिब्रेशन करेंगे, बशर्ते कि आप इसी तरह की बेहतरीन पिक्स देते रहें। बताएं सर, अभी कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? बिल्कुल अनिल जी, अगर इस तरह का मूवमेंट मिलता है तो मेरे को तो लगता है बर्थडे हर महीने की 2 तारीख को बना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सबका फायदा है और दर्शक जो देख रहे हैं वो तो बहुत मालामाल कमा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बनाइए अनिल जी, गिफ्ट देने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। और राकेश जी का और कुणाल जी तो ऑलरेडी पहले से क्यू में खड़े हैं गिफ्ट के लिए। तो अनिल जी, अभी जो स्टॉक रडार पे आया है वो स्टॉक बाय का है, और फाइनेंशियल स्टॉक्स यहां से मेरे को अभी और मजबूत लगते हैं, जिसके अंदर जो अभी स्टॉक रडार पे आया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। 171 का अभी भाव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। एम&एम फाइनेंस का 170 वाला कॉल अभी 12 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी करें। एम&एम फाइनेंस पे अनिल जी कल का, परसों का, तरसों का तीनों दिन का हाई टूट रहा है। पिछले कई हफ्तों के बाद, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए मार्च 2020 के बाद अब ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एम&एम फाइनेंस यहां से ऊपर में 180 रुपए से लेके 185 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 165 के आसपास है, तो एम&एम फाइनेंस के अंदर खरीदारी करें। अगले हफ्ते में यहां से बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। ऑप्शंस के जरिए 170 वाला कॉल सीएमपी पे खरीदारी करें, 8 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 18 से 20 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाय एम&एम फाइनेंस 170 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 8, टारगेट ऊपर में 18 से 20, 2 से 3 दिनों में ये देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी लिस्ट एम&एम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय कॉल ऑप्शन के जरिए। और एक और स्टॉक है जिसपे आप और हम दोनों साथ में बुलिश हैं, और उसके बाद कुणाल जी, राकेश जी ने भी अपना तगड़ा उस पर योगदान दिया है, वो है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस देखिए आज 10% ऊपर है। बुधवार को हमने हीरो या जीरो ट्रेड दिया था, 1 रुपए 10 पैसे का कॉल ऑप्शन 75 रुपए वाला 1 रुपए 10 पैसे में खरीदने की राय दी थी, और वो 7 रुपए तक के टारगेट थे। बस एक दिन लेट आया, हालांकि टारगेट तो कल आ गए थे 3.5 रुपए वाले और बाद के भी टारगेट, लेकिन आज बड़े टारगेट अगर किसी ने फ्यूचर में खरीदा तो 10% ऊपर ये स्टॉक अब ट्रेड करता दिखा। तो L&T फाइनेंस के लिए भी आपको सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, आपको दोनों या तीनों जैसा भी आप गिने, 2 गिने तो 2 और आप अपने आप को 3 गिनते तो 3, आप दोनों तीनों को बहुत बहुत बधाई L&T फाइनेंस की। आइए बधाइयां देने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक और महानुभाव हमारे साथ जो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो है सेठी साहब। उन्हें तो रोज बधाई देनी पड़ती क्योंकि उनके स्टॉक्स रोज टारगेट हिट करते हैं। बिगुल के साथ स्वागत। बताएं सर। ओके, सेठी साहब पहले तो बधाइयां स्वीकार करें, आपके टारगेट एक पर एक हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपडेट देना चाहें तो वो, और बताइए आज फ्रेश कॉल्स कौन सी है, कितनी है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए पहले तो आज आपकी कई दिनों की रिक्वेस्ट मानते हुए 2 स्टॉक तो कैश मार्केट के दे रहा हूँ, और 1 स्टॉक F&O का भी आज रिकमेंड करूंगा। F&O का भी एक स्टॉक है आज। और बाकी जहां तक अपडेट का सवाल है अनिल जी, जो हाल ही के दिनों में स्टॉक रिकमेंड करे सब में जबरदस्त तेजी हुई है। जो आज अभी पर्टिकुलरली नजर आ रहा है वो है नौकरी का स्टॉक इन्फोएज, जो मैंने 3500 रुपए के लेवल पे कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था, और अभी 4360 रुपए का भाव है उसका। वैसे ही अपोलो टायर, मतलब कई स्टॉक्स और सब में जबरदस्त तेजी बनी है। तो ये तो बाजार ही ऐसा है, मतलब आज भी सिर्फ निफ्टी के लेवल पे दिख रहा है कि निफ्टी थोड़ा कमजोर है, बट स्टॉक्स में बहुत शानदार तेजी चल रही है, खास करके NBFCs और बैंक के स्पेस में। बिल्कुल, और भाई लोगों देखो ही मत, निफ्टी देखोगे तो स्टॉक ले नहीं पाओगे। निफ्टी मत देखो, जहां बाय सिग्नल आ रहा है वहीं पर फोकस करिए। निफ्टी आज नींद में है, बाकी सारे स्टॉक्स जगे हुए हैं, दौड़ते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अब किसका नंबर है बताइए सेठी साहब। अनिल जी देखिए, पहले मैं आज F&O वाला स्टॉक रिकमेंड करना चाह रहा हूं, उसमें एक अच्छी चाल नजर आ रही है। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल, MFSL, जो कि करंटली दिसंबर फ्यूचर 652 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है।
इस स्टॉक में तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। इसका मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 670 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 645 का। तो MFSL वुड बी माय स्टॉक पिक फ्रॉम द F&O स्पेस टुडे। एक बार इसके स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बताएं सेठी साहब। देखिए 654 के भाव पे रिकमेंड करा है, 645 का स्टॉप लॉस है और 670 का टारगेट है। ओके 645 645 का स्टॉप लॉस और 675 675 670 675 के टारगेट के लिए यहां पर आप कर सकते हैं MFSL मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी। चलिए ये हो गई F&O की पिक। अब बताइए कैश मार्केट के आपकी पहली पिक। अनिल जी, कैश मार्केट की जो पहली पिक है एक फार्मा स्टॉक है, कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। एक छोटी साइज की फार्मा कंपनी है। देखिए ये स्टॉक में ईयरली हाइक देखेंगे तो 700 रुपए तक के हाइक है, वहां से स्टॉक में गिरावट आई है। पर गिरावट की वजह थी कि हाल ही में एक US FDA का इनके जाडचरिया करके प्लांट है, फॉर्मुलेशन का प्लांट है, वहां पे वार्निंग था। और उसके बाद मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि उसका करंट एग्जिस्टिंग सप्लाईज पे मिनिमल इम्पैक्ट होगा, बाकी कुछ जो अप्रूवल्स है उसमें डिलेज हो सकता है। बट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, API फॉर्मुलेशन और खास करके कैंसर ऑन्कोलॉजी के इस पे काम करती है। और इन्होंने अब बायोसिमिलर्स और ट्रांसडर्मल इस सेगमेंट में भी जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है वहां पे भी फोरे किया है। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, 17.5 के मल्टीपल्स पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है, डेट इक्विटी रेशियो 0.25 का है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि 470-71 के लेवल पे ट्रेड करता है इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 500 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। 455 का स्टॉप लॉस, 455 का स्टॉप लॉस और राउंड फिगर में 500 रुपए के रखिए टारगेट। शिल्पा मेडिकेयर यहां पर भी तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है और जो कुछ भी सेलिंग का दबाव था वो खत्म हो चुका है। अब इसके लिए भी अच्छे दिन आने वाले। लेकिन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में कितना फर्क है? फर्स्ट हाफ थोड़ी सुस्ती और सेकंड हाफ में उतनी ही ज्यादा चुस्ती। बेहतरीन क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है शिल्पा मेडिकेयर। मंथली क्लोजिंग रहेगी इसकी भी शानदार। एक और शानदार स्टॉक सेठी साहब बताइए कौन सा है? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है कैश मार्केट से, GIC री इंश्योरेंस। देखिए भारत की एक डोमिनेंट री इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है। ये कंपनी की एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है री इंश्योरेंस के कारोबार में, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसके जून क्वार्टर में नतीजे खराब थे बिकॉज पेंडेमिक के कारण से एक तो इनका काफी खर्चे बढ़े, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी का री इंश्योरेंस करते हैं प्रॉपर्टी बिजनेस, वहां पे जो 2 साइक्लोन्स आए थे अम्फान और निसर्ग, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। बट अब आप सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस आया है। प्रॉफिट कंपनी ने 195 करोड़ के दर्ज किए, जबकि जून क्वार्टर में 540 करोड़ का नुकसान था। और बाकी ये स्टॉक भी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, बाकी के इंश्योरेंस स्टॉक जैसे जो पर्टिकुलरली नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हमने ICICI लोम्बार्ड की कई बार चर्चा करी, एक शानदार तेजी बनी है। इस स्टॉक के लिए बड़े बड़े ट्रिगर्स है। एक तो देखिए एक रेगुलेशन है कि ये जितने भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इनके जो भी प्रीमियम होते हैं उसका कम से कम 5% GIC RE को जाता है, मतलब री इंश्योरेंस के कारोबार को जाता है, तो उसका एक फायदा है। दूसरा, सरकार का ये भी रेगुलेशन है कि इस कंपनी को जो इंडियन इंश्योरेंस है उनको री इंश्योरेंस के लिए पहला प्रेफरेंस मिलता है। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा स्टॉक है और अपने हाइज जो कि ईयरली हाइज 280 के हाइज थे वहां से आधे लेवल पे अभी भी ट्रेड करता है। मुझे लगता है 140 के लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें 155 रुपए का टारगेट है और 135 का स्टॉप लॉस। ओके 135 के स्टॉप लॉस के साथ GIC री इंश्योरेंस कंपनियों में सब में चल रही बड़ी तेजी और ये स्टॉक भी कमाल करने के लिए तैयार है। 135 का स्टॉप लॉस, 155 के टारगेट के लिए सेठी साहब है तैयार। इस स्टॉक के साथ अपनी रिकमेंडेशन के साथ खरीदारी करने की राय है आपके लिए। बहुत ही बढ़िया सेठी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आइए विश्वेश जी का भी धन्यवाद दे दें, लेकिन उससे पहले बिगुल के बाद लेंगे उनकी कॉल और कॉल के बाद धन्यवाद। तो विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, एक स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री और मेरे हिसाब से बैटरी स्टॉक्स में हमारा राजा बैटरी काफी अच्छा चल चुका है। रिलेटिव टू दैट एक्साइड नहीं चला है। आज के दिन में एक्साइड जून से आज तक मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ के बहुत बड़े कंसोलिडेशन का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5-7 दिन से स्टॉक वाज ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली अबाउट 200 DMA, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 वीकली DMA के ऊपर भी शायद क्लोज दे सकता है।
190 का जो स्ट्राइक है उसमें 2 लाख शेयर है और 180 की स्ट्राइक है उसमें रिलेटिवली जो ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट और मुझे लग रहा है वहां अनवाइंडिंग अभी शुरू होना बाकी है। तो एक्साइड इंडस्ट्री करंट लेवल पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, 185 186 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है अगर ये 180 तक आए तो भी खरीदारी करिए, 173 का स्टॉप लॉस रखिए, 200 और 220 ये बड़े टारगेट होंगे। देखिए एक्साइड इंडस्ट्री मुझे लगता है हाईली अंडर परफॉर्म स्टॉक है और ये सिमिलर स्ट्रक्चर हमने पास में इंडसइंड बैंक में देखा था, हमने एल&टी में देखा था और बहुत सारे स्टॉक में देखा था। तो मुझे लगता है कि हमारा राजा बैटरी के बाद में एक्साइड इंडस्ट्री को चलना चाहिए। तो करंट लेवल पे बाय करें, नीचे आता है तो भी ऐड करें। 173 का स्टॉप लॉस और बहुत बड़े टारगेट है 40 रुपीज के, ऑलमोस्ट 200 और 220 के टारगेट की एक्साइड इंडस्ट्रीज लॉन्ग करने की सलाह। ओके तो एक्साइड बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे लक्ष्य आएंगे और थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर भी देखें तो बढ़िया मूव के लिए स्टॉक तैयार होते हुए दिख रहा है। नज़र रखिए इस काउंटर पर आप जिस तरह से मूव आ रही है। पर आइए चलते हैं बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार है। अनिल जी वैसे तो डाउ कल बंद था और आज हाफ डे के लिए खुलेगा, पर उससे पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर्स में एक स्पाइक आते हुए दिखा है सर। 75 अंक ऊपर है फिलहाल, थोड़ी देर पहले 90 अंक भी ऊपर दिख रहा था। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा है, लगभग आधे % की तेजी वहां पर भी आ रही है। तो यूएस फ्यूचर्स थोड़ा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। यूरोप कल मिला जुला कारोबार रहा, हल्की सी गिरावट थी। यूके के बाजार थोड़े वीक दिख रहे हैं, कल भी आधा % नीचे थे, आज भी आधा % नीचे हैं। बट फ्रांस और जर्मनी दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, फ्रांस आधा % ऊपर है। कच्चा तेल रायरे में ट्रेड कर रहा है सर। एशिया आज थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद पॉजिटिव क्लोज हुई, चाइना तो बल्कि 1% ऊपर क्लोज हुआ। साथ ही हमने देखा कि जापान और हांगकांग यहां पर भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग देखी। तो ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव दिख रहे हैं सर, बताइए क्या करना चाहिए इंडेक्स पे। एंजॉय कीजिए, वीकेंड लंबा है और मैं तो बोल रहा हूँ दीप आप ये सब है ना लंबे वीकेंड का इरादा छोड़ो और कोशिश करो, प्रार्थना करो कि इस तरह का मार्केट है इतना बढ़िया है। फ्राइडे तो छोड़ दीजिए, सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन मार्केट खुला रहे तो वैसा मार्केट ये तो कि छुट्टी के दिन भी खुलने जैसा है और नहीं खुल रहा है। इसी चक्कर में लोग सोचे कि 3 दिन नहीं खरीद पाएंगे, आज ही खरीद लीजिए। आग लगी हुई है, मतलब आप इंडेक्स तो देखिए मत, इंडेक्स के बाहर जो एक्शन है वो तो गजब का है। मतलब आज इंडेक्स देखने की जरूरत ही नहीं, वैसा वाला माहौल हो गया है बिल्कुल भी। और जो स्टॉक चल रहे हैं वो तो गजब के चल रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ के ट्रेड बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं। जहां पर आप देखिए जो कमजोर है स्टॉक्स, जहां प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में, स्टॉक्स मूव नहीं हो रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन इंडेक्स में सीमित दायरे में ऊपर नीचे का कारोबार है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, ये एक परफेक्ट मार्केट होता है ट्रेडर्स के लिए, जहां पर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एकदम परफेक्ट देखें, स्पेशली जिनको स्टॉक्स में ट्रेड करने में इंटरेस्ट है। अब तक इतने दिनों से सबको मजा आ रहा था इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडेक्स आपको क्लियर कट ट्रेड दे रहा था। अब आज आपको स्टॉक्स क्लियर कट ट्रेड दे रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा। अब आइए मैं आपको डेटा दे दूं। बहुत ही बढ़िया चीज जो होने जा रही है वो ये है दीप की, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी पर पुट ऑप्शन में वो है 12,900 पर 31 लाख शेयरों का, और वो उसमें से 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली चीज तो है कि 12,900 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी, ये इत्मीनान रखिए, पॉइंट नंबर 1। 13,000 के ऊपर नहीं मिलेगी, ये भी इत्मीनान रखिए। तो 12,900 से 13,000 के बीच में बंद होना है। इस बीच में बंद होने के लिए दो सबसे बढ़िया जगह आपके लिए जो है, या तो 12,965 या 12,935, इन दोनों में से एक लेवल के आसपास कहीं कहीं आज बाजार बंद होने चाहिए। 13,000 के ऊपर क्यों बंद नहीं होंगे वो भी बता दूं। 13,000 के कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख शेयरों का, उसमें से 17 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, और 13,000 के पुट ऑप्शन में भी 28 लाख शेयर हैं। तो जैसे ही 13,000 के आसपास पहुंचेगा वहां पर आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन वाले ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन हल्की होने के भी संकेत आएंगे। तो मेरे लिए बचे हुए समय में 12,900 13,000 ये ब्रॉड रेंज है। 25-25 पॉइंट इधर उधर गिन लीजिए, 12,875 13,025 अगर हुआ तो वो भी होने वाला नहीं है। तो न 12,900 तोड़ेगा न 13,000 तोड़ेगा, और दो जगह क्लोजिंग होने की संभावना सबसे ज्यादा, या तो 12,935 या 12,965। तो उस हिसाब से इंडेक्स को छोड़ दीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी 29,500 के आसपास इसी तरह की कश्मकश चल रही है। दोनों जगह पुट और कॉल में 6-6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, एकदम बराबर। नीचे 29,000 रॉक बॉटम सपोर्ट, 8 लाख शेयर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ऊपर 30,000 पार नहीं होगा, 15 लाख शेयर कॉल ऑप्शंस में बैंक निफ्टी के वो पार होना असंभव। तो 1000 पॉइंट की रेंज है, बीचों बीच में 29,500, वहीं पर आप ट्रेड करते हुए बाकी का समय बिता देंगे। नो ट्रेड जोन दोनों में ही आज नोटा है, और जो कुछ आपको करना है भरपूर स्टॉक्स में कीजिए, ये आपके लिए राय होगी। अगर आपको चाहिए स्टॉक्स किस में करना है तो चलिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान के लिए।
बताएं आशु सर। अनिल जी, मैं बिल्कुल आपका व्यू रिट्राइट करना वाला ही बात है कि और दोनों चीज़ों में अनिल जी, एक तो लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन मुझे लगता है इस लॉन्ग वीकेंड से ना कुछ डरना नहीं चाहिए। अगर लॉन्ग वीकेंड के डर से कोई क्लोजिंग में अनवाइंडिंग दिखती है तो बिल्कुल BTST करके जाना चाहिए, बिल्कुल कुछ डरने वाली बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडेक्स को नहीं देखें और स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान दें। स्टॉक्स में अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है। अनिल जी, आप काफ़ी टाइम से, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ PSU बैंक्स बोल रहे हैं। मैं उसी को दोबारा बताना चाह रहा था अनिल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट आ रहा है, कैन बैंक में आ रहा है, और स्टेट बैंक में जो दिया अनिल जी, ये बहुत अच्छी मूव के लिए तैयार है। 265, फिर 300, 350। तो अगर लेके जाना है तो अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लेके रखना चाहिए। कंसोलिडेशन भी दे दी, एक्सपायरी भी देख ली, उसके बाद भी बहुत ही रॉक सॉलिड खड़ा हुआ है। तो PSU बैंक में अनिल जी आगे पीछे करके हम छोटे पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली उनमें जेन्युइन ब्रेकआउट सब दिखने को मिल गए हैं, चाहे वो फेडरल हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। लेकिन अभी भी किसी दिन देखना एकदम सरप्राइज मूव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल जी बिल्कुल एक अच्छी मूव देगा। अनिल जी, उसके साथ एक मेरा एक सवाल है। एक तो और अनिल जी, मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे एक और भी तरीका है, LIC हाउसिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अनिल जी, ये महीना इतना बड़ा महीना है, 31 दिसंबर का, और अभी तो 4 दिन तक दिसंबर शुरू भी नहीं होना। तो अनिल जी, इन द मनी पुट कॉल्स लेके बैठ जाना चाहिए। प्रीमियम इंटैक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और आपको ऊपर की अगर बड़ी मूव्स लेनी है तो पार्टिसिपेशन आसान रहेगी, क्योंकि वॉलिटिलिटी आपका सौदा कटवा सकती है। बट अगर आप इन द मनी कॉल्स लेके बैठ जाएंगे, और बहुत बड़ा महीना है अनिल जी, टाइम वैल्यू इतने फेवरेबल है आपके पास, और अगर डायरेक्शनल वैल्यू भी आपके पास होगी तो आपको बहुत ही पूरा ऑलमोस्ट आपका जैकपॉट लग जाएगा। तो एक वो चीज है। दूसरा अनिल जी, 75 पॉइंट का निफ्टी में प्रीमियम आई थिंक बहुत दिनों बाद नजर आया है। व्हाट इज द रीजन अनिल जी? बताइए, ऐसा जब भी कभी सरप्राइज प्रीमियम हो जाता है ना, तो सब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। पूछो आंसर ना, मतलब सब अपने हिसाब से दे देते हैं। यस, पूछे वो सब अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं, जो जिसको कंफर्ट आता है। बट ये 75 पॉइंट का प्रीमियम अनिल जी, क्लोज पे इतना ज्यादा शार्प प्रीमियम क्यों है ये? हाँ, तो जो जवाब मुझे आता है ना, वो सवाल कोई भी पूछे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आशीष सर, आपको धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास है। 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि पिछले 2 सीरीज में ढेर सारे डिविडेंड आ रहे थे, तो वो डिविडेंड निकल गए। तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है फ्यूचर्स में, उस वजह से प्रीमियम कम हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसा आपने पहले सेंटेंस में कहा कि ये लंबी वाली सीरीज है, 5 हफ्तों वाली है, और 31 दिसंबर तक चलती रहेगी, आप ढंग से 1 जनवरी नहीं मना पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, ऐसी मुझे आशंका है, क्योंकि पता नहीं 31 दिसंबर को आप काम करते रहेंगे 3:30 बजे तक, उसके बाद क्या कर पाएंगे। तो ये 2 कारण है। एक तो लंबी सीरीज है, तो नेचुरली वो इंटरेस्ट वाला जो कॉस्ट ऑफ कैरी वाली जो प्रीमियम है वो ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो डिविडेंड आ रहा था, डिविडेंड सबके आ गए, तो अब नहीं आएंगे। तो इन दोनों की वजह से प्रीमियम बढ़ गई है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो आपको ज्यादा भरोसा विश्वेश जी की बात पे होता है। मैं विश्वेश जी से पूछवा लेता हूँ। विश्वेश जी, ठीक है ना ये बात? अनिल जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने सही कहा। डिविडेंड एडजस्टमेंट इज द वन रीजन, एंड सेकंड रीजन इज बेसिकली फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर RT। तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम ज्यादा है, और समवेयर मार्केट जो है वो एस्टिमेट ये कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम शायद ऊपर ही रहेंगे। तो आई थिंक मैथमेटिकली वो होता है। एंड अबव ऑल ओवरऑल बुलिशनेस भी है मार्केट में, तो पीपल आर टेंडिंग टू बाय फ्यूचर्स रादर देन अ स्टॉक विद पेइंग लेसर मार्जिन डिक्लाइन पे। तो ये 2-3 रीजन समझ पड़ सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों कारण हैं जिसके चलते हुए आप देख रहे हैं एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। इस बीच ONGC को लेकर एक बड़ी खबर आती दिख रही है। क्या है खबर? ONGC कोई एक बड़ी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी में है, और ये पाइपलाइन झारखंड के बोकारो और रामगढ़ में कोल बेड मिथेन CBM के लिए पाइपलाइन को मंजूरी मिल चुकी है, और इसके लिए लैंड एक्विजिशन की अधिसूचना जारी की गई है। ये है खबर आती हुई ONGC को लेकर। तो इस सरकारी कंपनी के लिए खबर आती हुई ONGC इस वक्त स्टॉक आपके सामने ले आते हैं। ONGC का स्टॉक किस तरह का रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है इस खबर पर? सुस्त है, आज हल्की सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर ONGC के लिए झारखंड के बोकारो और रामगढ़ में CBM कोल बेड मिथेन के लिए पाइपलाइन को मंजूरी मिली है, और इस पाइपलाइन को बिछाने का काम ONGC करेगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, ये आ चुका है। जरा एक बार ONGC के चार्ट्स देख लेते हैं, और कुणाल जी जरा चार्ट्स देखिए और बताइए। आज थोड़ा सुस्ती में, लेकिन पिछला हफ्ता इस स्टॉक नहीं, ये पूरा हफ्ता इस स्टॉक के लिए बड़ा कमाल का रहा है। बताएं चार्ट पर क्या है सीन?
अनिल जी देखिए चार्ट भी बहुत शानदार है। हालांकि देखिए ओएनजीसी एक सीरियल अंडर परफॉर्मर रहा है अनिल जी, लेकिन अभी इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना है और उसका ब्रेकआउट भी हमने 2 दिन पहले आते हुए देखा। कल और आज ये सुस्त रहा है, लेकिन वापस से इसमें तेजी बनेगी और एक रेजिस्टेंस अनिल जी दिखाई पड़ती है 82 रुपए के आसपास, 82 की रेजिस्टेंस है। ये लेवल जैसे ही ओएनजीसी पार करेगा मुझे लगता है कि ये काफी हद तक एक कैचअप प्ले करेगा जो इतने समय का अंडर परफॉर्मेंस रहा है उसके साथ। तो 82 के ऊपर डेफिनेटली ओएनजीसी को बढ़ चढ़कर बाय करना चाहिए। अभी भी जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, 75 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 82 के ऊपर फ्रेश खरीद करें। ओके तो ये है आपके लिए ओएनजीसी पर राय और खबर के दम पर स्टॉक पर भी एक्शन आ रहा है। थोड़ी बाजार में आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं जो जिसके बारे में अनिल जी बात भी कर रहे थे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में थोड़े आप वॉलेटिलिटी इस समय देख रहे हैं इंडेक्स लेवल पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में भरपूर हैं। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में ही बात करें। इंडेक्स में तो एक वॉलेटिलिटी है, पर इस बार नतीजों के सीजन में हमने देखा कि कई सारे स्टॉक से एक बेहतरीन प्रदर्शन आते हुए दिखा है और कुछ दिग्गज कंपनीज हैं जहां पर हमने मार्जिन एक्सपेंशन भी आते हुए देखा है। तो देवांशी के पास चलते हैं और कुछ की टेकअवेज इस अर्निंग सीजन से कुछ बड़ी कंपनीज की तरफ से जो आए हैं उनके बारे में जानते हैं। बताएं देवांशी, क्या रिसर्च करके आई हैं आप? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ये जो सितंबर की तिमाही थी वो अर्निंग वाइज काफ़ी शानदार रही थी और दूसरी तिमाही में ओवरऑल जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो मार्जिन है उसमें काफ़ी बढ़त आती हुई दिखी है। इस तिमाही में पर्टिकुलरली हमने देखा कि कंपनीज के जो खर्च है, ऑपरेशनल खर्च, उसमें लगातार कमी आती हुई दिखी और इसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनीज को मिलता हुआ दिखा है। साथ ही अगर आप एफएमसीजी कंपनीज को देखें तो इनके जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो भी घटती हुई दिखी थी, इनका फायदा मिलता हुआ दिखा था। साथ ही अगर बैंक्स की बात करें तो थोड़े से मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे थे, स्प्रेड्स बढ़ते हुए दिखे थे। इस तिमाही में अगर आप देखें तो निफ्टी में से जो 50 कंपनीज हैं उसमें से करीब 34 कंपनी ऐसी हैं जिनके मार्जिन में सालाना आधार पर सुधार होता हुआ दिखा है। फार्मा, मेटल और कंज्यूमर गुड्स ये कंपनीज हैं जिनका प्रदर्शन सबसे बेहतर आता हुआ दिखा और इनके मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली थी। सबसे पहले अगर आप देखें तो डीवीज लैब, ये काफी शानदार नतीजे इनकी तरफ से आते हुए दिखे और मार्जिन में इस बार काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखा है। 43% तक के मार्जिन कंपनी ने पेश किए थे। आईओसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब और ब्रिटानिया ये टॉप 8 कंपनीज हैं जहां पे हमने देखा कि इनके जो मार्जिन हैं वो इस तिमाही में सालाना आधार पर काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे थे। और अगर आप बाकी भी निफ्टी की कंपनीज देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा सुधार आता हुआ दिखा था। तो 50 में से 34 कंपनीज ऐसी थी जिनके मार्जिन इस बार काफ़ी अच्छे सुधरते हुए दिखे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एनालिस्ट का यही मानना था कि ये जो सीरीज़ है या ये जो क्वार्टरली सीजन था वो काफ़ी बेहतर ओवरऑल इंडियन कंपनीज के लिए होता हुआ दिखा था। बिल्कुल, तो शानदार सीजन रहा है नतीजों के लिए और हमने देखा भी है कुछ दिग्गज नेम्स सारे के सारे मार्केट फेवरेट्स भी रहे हैं और ज़बरदस्त तेज़ी इन स्टॉक्स पर भी आती हुई दिखी, बल्कि डिवीज लैब जैसे स्टॉक तो लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं इस समय। शुक्रिया देवांशी ये बेहतरीन रिसर्च हमारे पास रखने के लिए। ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर भी आप बढ़िया एक्शन इस समय देख रहे हैं और ऑफकोर्स ऑटो सेल्स का इंतजार है। इस बार थोड़े ट्रेड के मौके कम मिलेंगे ऑटो सेल्स से पहले, क्योंकि जब तक नंबर्स आएंगे तब तक बाजार बंद रहेंगे। पर क्या अनुमान है ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, नंबर्स तो अगले हफ्ते आने वाले हैं पर तब तक बाजार बंद है, अनुमान क्या लगाया जा रहा है ऑटो सेल्स के लिए? बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए 1 तारीख को नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे यानी कि मंगलवार को, और आज जो है हम आपको अनुमान बता रहे हैं और यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ का हम अनुमान करके चल रहे हैं सालाना आधार पर। वहीं अगर आप 2 व्हीलर्स की बात करें तो सालाना आधार पर अभी भी थोड़ी तेजी बनी हुई रहेगी, क्योंकि पिछले साल का जो है छोटा बेस था तो उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा तमाम सेगमेंट्स को। पर मंथ ऑन मंथ आधार पर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में अभी भी कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस वाई आधार पर देखने को मिल सकती है। और साथ ही अगर आप सीवी स्पेस में देखें तो वहाँ पे भी एक थोड़ा सा टर्न अराउंड हमें फाइनली अब देखना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो मारुति सुजुकी सालाना आधार पर करीब 12% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट करीब 1,70,000 यूनिट्स बेचते हुए नजर आ सकते हैं। पर महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर रहेगा, सालाना आधार पर 11% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही अगर आप 2 व्हीलर स्पेस में देखें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सालाना आधार पर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 10% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स मार्केट का भी जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा जो है इनको इनकी ओवरऑल बिक्री में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। पर मंथ ऑन मंथ आधार पर हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा फॉल वहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, करीब 31% की। कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें तो फर्स्ट टाइम आपको VECV में जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सालाना आधार पर पॉजिटिव टेरिटरी में अब जाते हुए नजर आ सकते हैं, तो 2% की बढ़त हम वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही
अशोक लेलैंड में जिस आपकी फॉल हम पहले एक्सपेक्ट करके चल रहे थे सालाना आधार पर सीवी स्पेस की बिक्री में, वो अब केवल 5% की गिरावट ही हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और अंत में ट्रैक्टर स्पेस में अगर आप M&M की बात करें तो यहाँ पर हम 43% की अपसाइड सालाना आधार पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, पर मंथ ऑन मंथ आधार पर थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर भी रहेगी, करीब 36% की फॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से ऑटो बिक्री के आंकड़ों का पूर्वानुमान। आइए बढ़ते आगे और भसीन साहब से मुलाकात करने का फिर से हो चुका है वक्त। 2:50 बिगुल के साथ स्वागत। बताएं भसीन साहब। भसीन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, भसीन साहब से हम फिर से करेंगे मुलाकात। और इस बीच आशु सर से एक बात और करनी रह गई थी हमारी। आशु सर, हाँ, आप वो कुछ क्रिकेट पर कमेंट्री करना चाहते थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पर। जीत जाएंगे कि नहीं? अनिल जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब इतना सरप्राइजिंग है, मैक्सवेल ने पूरे आईपीएल के किसी मैच में एक सिक्सर नहीं मारा। आज वहां की परफॉर्मेंस देखो। एरन फिंच ने अनिल जी रॉयल चैलेंजर को एक मैच नहीं जितवाया, आज वहां पे देखो 100 मारे हैं। और स्टीव स्मिथ जिस टीम में था, मतलब कैप्टन, वो टीम क्वालिफाई नहीं की, आज वहां भी 100 मारे हैं। तो अनिल जी, ये जो मतलब वो इतनी अंडर परफॉर्मेंस, यहाँ आके PSU बैंक बन जाते हैं और वहां जाके प्राइवेट बैंक बन जाते हैं। अनिल जी, ये मुझे तो मतलब ये लॉजिक ठीक नहीं लगा वैसे। ठीक बात है, सही बात है। तो इससे तो एक मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, और वो मैसेज ये जा रहा है कि भाई आप है ना अपने देश के लिए ज्यादा अच्छा खेलो। टीम के लिए तो खेलो ही, खैर जिस भी टीम के लिए कर रहे हो तो खेलो, लेकिन देश के लिए ज्यादा अच्छा खेलो। ये मैसेज स्ट्रांगली जा रहा है और ये जाना भी चाहिए। आइए, भसीन साहब से हो चुका है संपर्क, बात करते हैं उनसे बिगुल के साथ। बताएं भसीन साहब, पहले तो सर अभी आपको मैंने अपडेट ये है कि आपको मैंने कहा था मुथूट उसमें बने रहिए। मुथूट विल बी एन आउट परफॉर्मर। 1180 का 80-85 का टारगेट है इन द नेक्स्ट 2 डेज। और आपको वेदांत इंडिया बुल कहा था मैंने अभी 85, 86, 87, वो 193.50 बुक किया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। अब कल के लिए BTST एक ही कॉल है सर, आप कहें तो मैं दूं? बताएं सर प्लीज। Sir, आज copper is hitting all-time high, new, I think 10-year highs, and silver and gold price, silver prices are again through the roof. Best play over there, और जहाँ पे मुझे लगता है रिवाइज ऑफर आएगा वेदांता। थोड़ा सा यहाँ the stock is the cheapest stock, but unprecedented valuation डिस्काउंट है जो आज हिंडाल्को से मिलता है। 21, 21.5 में लीजिए। 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसका भाव 30 रुपए दिखता है मुझे सर। ओके, वेदांता खरीदे 121.50 में, 118 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट। ये भी एक और स्टॉक वो था जो दिवाली के दिन हमने ट्रेडिंग पिक के तौर पर किया। 10 से 15% के रिटर्न आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं, और आप देख सकते हैं 15 दिन में ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखा है टाटा मोटर्स के साथ। ये भी विश्वेश जी, एक राय वेदांता पर मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। बताएं सर, वेदांता में क्या 135-140 के आसपास के जाने की ताकत है? इनफैक्ट सर मैं वेट कर रहा था कि क्लोजिंग सेशन में अगर ये 120 के ऊपर क्लोज देता है तो मैं भी कॉल देना चाहूंगा। मुझे लगता है सर 120 के कॉल में 46 लाख, ऑलमोस्ट 46,60,000 शेयर का हुआ है। इस हिसाब से कॉपर इज फ्लाइंग थ्रू द रूफ, जैसे एग्जैक्ट लैंग्वेज वसीम साहब ने यूज किया है। मैं भी ट्रैक करता हूँ कमोडिटीज, कॉपर चल रहा है और 120 के ऊपर क्लोज देने के हिसाब से अगला लेवल 138 का आता है। तो मैं वसीम साहब के साथ हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। और जिस तरह से ये ऊपर आए, मेरे हिसाब से बहुत सारे शॉर्ट साइड कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो चुके होंगे, और क्योंकि एक्सपायरी काफी लंबी है तो उनके पास एडजस्टमेंट के लिए प्ले है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप 120 का कॉल ऑप्शन खरीद के भी जा सकते हो। हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप 120 का कॉल ऑप्शन 8 रुपए 60 पैसे मिल रहा है। मुझे लगता है कि BTST प्ले करने के लिए 7 रुपए, 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस से वेदांता का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 120 का। इसके 12 और 15 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं। ओके, 12 और 15 रुपए के टारगेट, 120 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, राइट ना? जी सर, 120 का वेदांता का कॉल ऑप्शन 8 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको खरीदना चाहिए।
ओके, 8 रुपए के आसपास से उसको खरीदें, 12 से 13 रुपए तक के टारगेट के लिए वेदांता का ये कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की आपके लिए राय है सुमित जी की तरफ से। ओके, चलिए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स होंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग जहां पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उससे पहले सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक अनिल जी भागने को तैयार है। 18 रुपए से मैं ये स्टॉक बाय में दे रहा हूं। अभी इसका भाव चल रहा है 21 रुपया 70 पैसा। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका सिंबल है RVNL। इसके अंदर बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक पोल बनाया, उसके बाद 3 दिन का साइडवेज मूव दिया और आज वापस से ब्रेकआउट है। ये स्टॉक यहां से 23.5 रुपए का पहला टारगेट अनिल जी, जो कि बहुत जल्दी अचीव करेगा। उसके बाद 26 रुपए तक का मूव दिखाएगा। मुझे इस बार ये स्टॉक में लग रहा है कि एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी। 23.5 से 26 के टारगेट के लिए RVNL के अंदर खरीदारी करें और स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 20 रुपए 60 पैसे का। 20 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने की टारगेट के लिए टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए RVNL पर तो RVNL पर खरीदारी करें और बड़े टारगेट्स के लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन भी अच्छे टारगेट आ सकते हैं और बड़ी मूव के लिए तैयार होते दिख रहा है स्टॉक, नजर रखिए यहाँ पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर बेहतरीन रिसर्च आपके लिए। भसीन साहब अभी मेटल प्राइसेस के बारे में बात कर रहे थे और कॉपर प्राइसेस पर हमने उछाल देखा है, बाकी भी जो बेस मेटल प्राइसेस है वहां पर भी एक्शन देखा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम मेटल कंपनीज पर भी देख रहे हैं जो शानदार तेजी में है। तो आशीष के पास चलते हैं और ध्यान देते हैं कि ये प्राइसिंग सिनेरियो क्या दिख रहा है और साथ ही मेटल कंपनीज इसका कैसे फायदा उठा रही हैं, बताएं आशीष। दीपांशु, फेरस नॉन फेरस सभी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो मेटल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। दरअसल इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, जो वैक्सीन के ट्रायल्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी एक फायदा देखने को मिल रहा है। इकोनॉमीज में रिवाइवल अक्रॉस कंट्रीज अगर आप देखें, और दूसरी बात कि डॉलर इंडेक्स, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस और डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो इन्वर्स कोरिलेशन होता है। साल की शुरुआत से लगभग अभी तक 5.5% की गिरावट डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है, तो ये भी कमोडिटी प्राइसेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र करके बताया कि कॉपर, यहाँ पर आपको खास फोकस रखना है क्योंकि ये मेटल जो है 7 साल की ऊंचाई पर है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉपर को डॉक्टर कॉपर कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, हेल्थ है, वो आपको बताता है। डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, कॉपर में अगर आप देखें तो 7 साल का उच्चतम स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी के भी अन्य मेटल्स पर गौर करिए, जहाँ पर जिंक 51% है साल की शुरुआत से, और एल्यूमिनियम में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से 38% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखिए पूरे मेटल इंडेक्स में अगर आप देखें, निफ्टी मेटल इंडेक्स, तो करीब साल के निचले स्तर से 100% की तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका सीधा प्रभाव जो है स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने के आप टॉप परफॉर्मेंस देखें मेटल पैक में तो सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील का, यहाँ पर करीब 104% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। JSW स्टील 97%, हिंडाल्को ने करीब 71% का रिटर्न दिया है, सेल ने 64%, नाल्को ने 31%, हिंदुस्तान कॉपर करीब 60% और वेदांता, क्योंकि डिलिस्टिंग की मामला चल रहा था इसके लिए इसने केवल 27% का रिटर्न दिया। लेकिन अक्रॉस मेटल पैक देखिए, आप स्टील की भी बात करें तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों से लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही है, जिसका एक असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सभी के सभी मेटल स्टॉक शानदार तेजी में रहे हैं। आज भी कुछ मेटल नेम्स हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन आ रहा है और वेदांता, जिसके बारे में अभी भसीन साहब भी रेकमेंड करके गए थे, आपको याद होगा दिवाली के दिन अनिल जी ने मुहूर्त ट्रेडिंग के समय आपको कहा था ट्रेडिंग पे खरीदे है वेदांता। 107 108 का प्राइस था, 115 का टारगेट था जो कि आराम से आ गया। अब तो देखिए बड़े टारगेट्स की बात वेदांता पर की जा रही है, तो नजर रखिए पूरे के पूरे मेटल पैक में अच्छी तेजी आ रही है। कॉपर प्राइसेस की बात कर रहे थे तो हिंदुस्तान कॉपर पे एक व्यू मैं सुमित जी से ले लेता हूँ। सुमित जी, हिंदुस्तान कॉपर आज मूवमेंट में है, कॉपर के प्राइसेस लगातार मूव कर रहे हैं। हम 30-32 से स्टॉक पर डिस्कस भी कर रहे हैं, आज 42 के लेवल्स पर आए हिंदुस्तान कॉपर। बताइए यहाँ से और एक्शन देखते हैं चार्ट पर। अभी तो रैली और बाकी है दिखाजू स्टॉक के अंदर, अभी यहाँ से और मूव देखने को मिलेगा। आपने सही कहा, हम 30 रुपए के आसपास से हिंदुस्तान कॉपर को रेगुलरली बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। अब ये स्टॉक का इमीडिएट जो हर्डल है ऊपर में 42 से 43 के आसपास है। जैसे ये लेवल टूटा, ये स्टॉक भागा, उसके बाद 48 रुपए से लेके 50 रुपए तक के मूव जल्दी ही नेक्स्ट वीक या 10-15 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, पिछले कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 39-40 के आसपास का लगा है। 42-43 का लेवल टूटने के बाद 48 से 50 रुपए तक का मूव हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ से और तेज़ी के लिए तैयार होते दिख रहा है। पूरे मेटल पैक में शानदार एक्शन है और खबरें भी यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जरा इसकी चार्ट पुलअप करिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक शार्प फॉल आया है। कुणाल जी, जरा इसके चार्ट भी आप पुलअप करिए। एक बड़ी गिरावट एकदम से आती हुई दिखी है। जहाँ तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स का सवाल है कि कोई खबर के दम पर एक्शन में है या कुछ और हुआ है, पता नहीं इस पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर जरा कुणाल जी नजर डालिए। चार्ट पर बड़ी गिरावट आई है, अगला सपोर्ट कहाँ दिखता है? देखिए दीपांशु, 4 बार ऐसा हुआ है कि 2450 से 2500 के बीच में स्टॉक में एक रेजिस्टेंस आई है और ये चौथा अवसर है जबकि बिल्कुल 19 तरह से हम एक रेजिस्टेंस से टकराकर स्टॉक को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार वापस से आपको 2100 2000 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में देखिए बिल्कुल खरीदारी की जल्दबाजी ना करें, 2100 2150 के आसपास दोबारा खरीदारी के बारे में सोचेंगे। ओके, तो अभी खरीदारी मत करिए, थोड़ी और गिरावट आई फिर शायद खरीदारी के लेवल होंगे, बट एक शार्प फॉल एवेन्यू सुपरमार्ट्स में आते हुए दिखा है। पर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है? चलते हैं अनिल जी के पास। एक बेहतरीन कल के 2000 का पिक तैयार है। बताएं सर। दीप, कैनरा बैंक में हमने सुबह खरीदारी की राय दी थी 101.50 102 में, 104 और 107 का टारगेट 106 रुपए के आसपास आपको एग्जिट करने के लिए भी बोल दिया। तो आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन आज की आज खत्म कर लें अगर है तो। अब उसकी जगह आप खरीदिए अदानी पोर्ट। 413 रुपए के आसपास अदानी पोर्ट चल रहा है, 413 पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और हमें लगता है कि अदानी पोर्ट एक और स्टॉक है जो यहाँ से कमाल दिखाने को तैयार है। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स लगभग एक एक करके कमाल दिखा चुके हैं। अदानी इंटरप्राइजेस तेजी से चल चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि अदानी पोर्ट भी यहाँ से बड़े मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज MSCI में जो रीबैलेंसिंग है उसमें अदानी ग्रीन का भी इंक्लूजन होने जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले करने के लिए आपके लिए इनडायरेक्ट प्रॉक्सी ये सबसे बढ़िया है। इनडायरेक्ट का इसको डायरेक्ट प्रॉक्सी भी मान लें तो अदानी पोर्ट हमें लगता है 404 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए मंगलवार के दिन तक के लिए। आज और मंगलवार, क्योंकि कल के 2000 है, मंगलवार तक के लिए यहां पर खरीदारी करें। मिनिमम टारगेट जो आपको रखना है कम से कम वो 420 का रखना है और 420 के बाद उस समय मार्केट का मूड माहौल देख लें और अगर मूड माहौल ठीक दिखे, इस तरह की सुस्ती का भी दिखे या सीमित दायरे का दिखे, तब भी आप बेचे ना, तब भी ना बेचे, क्योंकि टारगेट आपको 425 और 435 के रखने हैं। लेकिन अगर बाजार थोड़ा ढीला होता दिखे तो फिर 420 के आसपास स्टॉप लॉस को रिवाइज करके कॉस्ट पे ले आएं या अपने रिस्क के हिसाब से मुनाफा रखें। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छी दौड़ लगाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो इसे सोमवार तो छुट्टी है, मंगलवार के लिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय होगी हमारी। यहाँ पर तेजी करनी चाहिए और अदानी पोर्ट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वागले साहब। कई बार मैं वागले साहब से इस पर राय भी ले चुका हूँ, वागले साहब की खुद की कई बार ओपिनियन भी रहती है। वागले साहब चार्ट देखकर बताएं और क्या ये सही लेवल पर क्लोज हो रहा है? अगर 415 के ऊपर क्लोज होता तो क्या अच्छा है, या किस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग पर आपके लिए अगले हफ्ते का बड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, ये बताइए। अनिल जी, इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास है, 417 का है, अभी 416 रुपए है। मेरे लिए 414 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा। 418 419 के ऊपर अगर जाता है अगले 15-20 मिनट में तो बहुत ही बढ़िया है और ऐड करें। मेरा मानना है 430 435 के लेवल आपको मंगलवार को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से 408 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, 408 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो अब बाद में स्टॉप लॉस आप थोड़ा नीचे की तरफ ऊपर ले आए। अभी मैंने 404 का दिया है, 409 का आज का लो है, उसके आसपास भी अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट पर खरीदारी करने की राय कल के 2000 के लिहाज से। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। बताएं जय। जी अनिल जी आज सोचा था कि निफ्टी पे मॉर्निंग में ही हमने कि एक वीकनेस हमें देखने मिलेगी, ज़्यादा नहीं पर 950 की रेंज में, इनफैक्ट वो हुआ भी बट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा था कि पुट के भाव में इतना हमें मूव नहीं देखने मिला था, इसलिए हमने भाव के ऊपर काफ़ी एग्जिट किया भी। 135-36 का हाई भी लगाया था बाद में, तो 13,000 का पुट ने। बट यही वीकेंड होने के कारण मेरे ख्याल से वो थीटा प्ले के कारण और मोमेंटम इतना साइडवेज है निफ्टी में, तो इम्पैक्ट उतना ऑप्शंस के थ्रू आया नहीं, बट देन व्यू अच्छा प्ले आउट हो गया। अब अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से 900 का लेवल होल्ड कर रहा है निफ्टी का,
तो यहाँ से वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एनर्जी। निफ्टी 12,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर में 13,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, उसके ऊपर टिकना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। 13,000 के ऊपर टिक नहीं रहा है मगर 12,900 तोड़ नहीं रहा है, तो ये एक रेंज बन गई है 100 पॉइंट्स की एनर्जी। एंड डेफिनेटली ये रेंज में जहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देखने मिलेगा तो अभी और भी एक मूवमेंट आते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए अनिल जी मेरे पास जो अभी एक स्ट्रैटेजी है वो मैं देना चाहूँगा, वो है 13,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की। निफ्टी पर 13,000 का कॉल मिल रहा है 108 पे, वो खरीदना है बिकॉज और इसका स्टॉप लॉस अनिल जी नीचे में हम प्लेस करेंगे करीब 61 पर। सो 108 पे खरीदेंगे, 61 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है बिकॉज डेफिनेटली वीकेंड है, तो सो ये खरीदेंगे। और ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बन रहा है दैट इज़ 171 पहला वाला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 194, 171 194। ये दो टारगेट्स के लिए 13,000 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है वो खरीद कर जा सकते हैं। अनिल जी आर्ली चार्ट्स पर एक अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है निफ्टी में, सो दैट मीन्स कि 12,900 का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 12,900 जब तक टिका हुआ है पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी फिर से एक बार 13,000 के ऊपर जाए, सस्टेन करे एंड मे बी प्रीवियस हाइस को रीच आउट करे। जब तक 12,900 नहीं टूटेगा तब तक कॉल फ्रंट पर हम तेजी करेंगे। अगर वो टूटता है देन वी कैन टेक शॉर्ट पोजीशन एज वेल। ओके, आवरली चार्ट पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ओ हो कुछ तो बड़ा काम हुआ है। इतनी सारी इंग्लिश एक साथ जय ने बोली है तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब हम तो इससे समझ गए कि बड़ा हो रहा है। बड़े टारगेट दे दिए जय ने निफ्टी पर, कह रहे हैं कि 171 और 194 के टारगेट के लिए आप खरीद लीजिए। 13,000 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसमें कोई अच्छा बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी वापस से हरे निशान में आ गया। ये मजे कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, मतलब जो मतलब आप थोड़ी देर सोचें और थोड़ी देर में उसमें कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए वैसा वाला मामला है। बट एनीवे आपको तैयारी करनी है मंगलवार की, और मंगलवार की तैयारी अभी से करवाने के लिए तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी। पिक ऑफ द डे का बिगुल आज थोड़ा लेट आया है, उस दिन कल थोड़ा जल्दी दिया था शो की शुरुआत में, तो कुणाल राकेश जी ने गिनवाया था मुझे बोल बोल के कि देखिए मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ, शुरुआत में दे रहा हूँ। तो आज लेट दे रहे हैं तो मैं भी ये बोलूंगा दे तो रहे हैं, थोड़ा लेट दे रहे हैं, लेकिन बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी हमारे यहाँ पिक ऑफ द डे है टाटा पावर। देरी हुई है बट वेट कर रहे थे वीकली क्लोजिंग की, और आज एक वीकली क्लोजिंग मिल रही है टाटा पावर के अंदर। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर अनिल जी काफी समय बाद ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आया, और जब हम बात कर रहे थे 400 450 के स्तर, वो मैंने चेक करा वो 2007 में 2006-7 में गए थे। तो उस तरीके का ड्रीम रन जैसा इसने 2005 से लेकर 2007 के बीच में दिखाया था, आगे चल के सिमिलर ड्रीम रन टाटा पावर दिखाने का पोटेंशियल रखता है। टेक्निकली बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल हुआ है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया है, तो टाटा पावर को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अनिल जी यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और जैसा कॉपी में होता है अनिल जी, जैसा टेक्स्ट बुक में रहता है, बिल्कुल वैसा पैटर्न टाटा पावर के वीकली चार्ट्स पर बना है। आज साप्ताहिक क्लोज है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, बड़ा मूव आएगा। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 63 रुपए 75 पैसे पर 63.75 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 69 रुपए का 69 रुपीज का, और दूसरा टारगेट 72 रुपए का 72 का होगा। तो बड़े टारगेट्स हैं, छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है, बाय करें टाटा पावर। ओके, टाटा पावर आज 65 रुपए के ऊपर क्लोज देने को तैयार है, और 65 रुपए के ऊपर की क्लोज बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। 2 दिन पहले ही हमने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की थी कि टाटा पावर किस तरह से अपना इन्वेट लाने को तैयार है। 12,000 करोड़ की इन्वेट की प्लानिंग है, और डेट रिडक्शन की जो प्लानिंग है उसके चलते इन्वेट लाने का जो प्लान है, और उसके बाद देखिए स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, और वहां से पीछे मुड़कर नाम नहीं लिया देखने का। तो ये है टाटा पावर, जहां पर दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक और दमदार एक्शन वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर, और उसके बाद जय देंगे अपना जैकपॉट। बताएं वागले साहब। अनिल जी एक बड़ा वाला ब्रेकआउट एशियन पेंट्स में आ रहा है, 2230 के आसपास का भाव है। BTST करके जाए, यहाँ पर ले ले, मेरा सिर्फ 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा।
2195 का, मतलब 35 रुपए का रिस्क होगा। मुझे लगता है ये 2330 100 रुपए ऊपर यहाँ से आपको मंडे को ट्यूसडे को मिलना चाहिए, 2330 340। ओके, 2330 के टारगेट के साथ एशियन पेंट्स में करें खरीदारी। आइए अब जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। हनी जी, बहुत ही एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने मिला है मन्नापुरम में। 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर ही चलेंगे, जो करीब अभी 9 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मन्नापुरम का 180 का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। इसमें हमें स्टॉप लॉस लगाने का है नीचे में 6 रुपये 25 पैसे का, सो 9.75 पे लेंगे। 6.25 का स्टॉप लॉस रहेगा। 14.95 का अनिल जी पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट बन रहा है 16 रुपये 50 पैसे का। 14.95 एंड 16.50, ये दो टारगेट्स के लिए मन्नापुरम का 180 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया, और खूबी ये अनिल जी कि अब मुझे 190-95 तक, मतलब 10-15 रुपये तक तो और कोई अभी रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। सो इजीली हमें 5 to 7% का मूव मन्नापुरम में यहाँ से देखने मिलना चाहिए। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 175 जो एक ब्रेकआउट लेवल है, वो एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। सो क्लोजिंग बेसिस पे वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टॉक को, और 190 से 95 के स्पॉट लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए अनिल जी। इसीलिए ऑप्शंस में ये टारगेट्स बनकर आ रहे हैं 180 के स्ट्राइक में। ओके, तो मन्नापुरम 180 का कॉल ये आपको खरीदना है। जय की तरफ से है ये व्यू, और डेज हाई पर आप स्टॉक देख रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव है, कई सारे स्टॉक्स एक्शन में हैं, और एक्शन भरपूर एक और वजह से है। इस हिस्टोरिक नवंबर सीरीज जो खत्म हुई है, हमने देखा है इस पूरे महीने जो हमने देखा है वो है MSCI की तरफ से बड़ी रीबैलेंसिंग हुई है, और काफ़ी सारे इनफ्लोज भी आए हैं। 2 स्टॉक पोर्टफोलियो के बाहर भी गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमने आउटफ्लोज देखे हैं। तो एक बार वरुण के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि कौन से ये स्टॉक्स, क्योंकि वरुण आज मार्केट्स बंद के बाद ये रीबैलेंसिंग इन इफेक्ट आ जाएगी। तो बताइए क्या क्या हुआ है MSCI की तरफ से, और ऑफकोर्स कौन से स्टॉक्स रहे हैं इसके दम पर। डेफिनेटली दीप, आज मार्केट बंद होने के बाद ये बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर हम सोमवार को खुले होते तो शायद सोमवार को क्लोजिंग के बाद होती, क्योंकि रीबैलेंसिंग जो है 30 नवंबर की क्लोजिंग के बाद यानी कि 1 दिसंबर से लागू होने वाली है। मुझे याद है आज से ठीक 1 महीने पहले 27 अक्टूबर को एक खबर आई थी कि MSCI में काफ़ी सारे बदलाव जो है वो होने वाले हैं, और उसके बाद हमने देखा था कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स जो थे उनमें डबल डिजिट के इंट्राडे गेन्स देखने मिले थे। तब से अब तक काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें बदलाव आ गया। करीब 12 स्टॉक्स है जहां पे MSCI इंडेक्स में जिनको शामिल होना है, और 2 स्टॉक्स जो है उनमें बाहर जाने वाले हैं। जो स्टॉक्स अंदर जाने वाले हैं उसमें देखिए अडानी ग्रीन है। तब से अब तक करीब 1 महीने में 50% के आसपास की रैली काउंटर दिखा चुका है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लाइफ हाई पे चल रहा है 24% के आसपास की तेजी के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक 27 तारीख को तो अच्छा चला था, उसके बाद से अब तक करीब 22% के आसपास की रैली ये दिखा चुका है, और ये भी अपने लाइफ हाई पे चल रहा है। एक सरप्राइजिंग नाम था, आपको याद होगा, येस बैंक का, जिसको शामिल किया गया था। तो 1 महीने में करीब 15% की रैली यहाँ आ चुकी है। MRF जैसे हैवीवेट स्टॉक्स में भी करीब 14% के आसपास की रैली हुई है। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। हालांकि मुथूट और इप्का लैब जैसे काउंटर है जिनको शामिल किया गया है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट हुई है 5 से 9% के आसपास की। 2 स्टॉक्स जिनको MSCI इंडेक्स से बाहर किया जाने वाला था वो था LIC हाउसिंग फाइनेंस और बॉश। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में इन काउंटर्स में गिरावट हुई थी, लेकिन कुछ दिनों से अगर आप देखें तो इन काउंटर्स में भी तेजी हुई है, और जो लॉसेस थे वो ये रिकवर कर चुके हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस 1 महीने में 12% के आसपास का उछाल, और बॉश पिछले कुछ दिनों की रैली के चलते 7.5% के आसपास के पॉजिटिव टेरिटरी में ये भी पहुंच चुका है। तो इस जो इंडेक्स में फेरबदल होना है, इसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मजबूती देखने मिली, और इसका कुछ हद तक इम्पैक्ट आपको निफ्टी में भी देखने मिला, क्योंकि काफ़ी सारे हैवीवेट स्टॉक्स थे जिनको MSCI इंडेक्स में शामिल किया जाने वाला है। उसमें से एक तो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसका असर आपको निफ्टी पे भी देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए MSCI इंडेक्स में बदलाव की वजह से जो स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। एक्शन आपके लिए भरपूर बढ़ने की तैयारी में आगे। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ हैं इस वक्त। बताएं नितिन जी, क्या करना है? देखिए जी, अभी जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है, सेफ एंड साउंड है। इसमें मार्जिन एक लॉट में 50,000 का डिप्लॉय होगा, और ये 3 दिन छुट्टी आ रही है मंडे को, इसलिए उसको प्ले करने के लिए है।
बेसिकली आराम से समझ लें, इसको फिर करेंगे। 13,000 की कॉल और पुट हम लोग दोनों बेचेंगे। 13,000 की हम लोग कॉल एंड पुट दोनों बेचेंगे, इसमें 220 रुपए मुझे मिलते हैं। बट मैं जब 13,000 की कॉल बेच रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मैं 13,100 की कॉल ऑप्शन ले लूंगा, और 13,000 की पुट बेच रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मैं 12,900 की पुट ले लूंगा। तो इसमें मार्जिन मेरा कम लगेगा, क्योंकि मेरा एक बुल स्प्रेड हो गया और एक बियर स्प्रेड हो गया। सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 13,000 की कॉल पुट हमें दोनों बेचनी है, और 13,100 की कॉल लेनी है, और 12,900 की पुट लेनी है। एक मिनट नितिन जी, एक मिनट पहले तो बताओ कॉल में क्या क्या करना है, पहले कॉल का बता दो, फिर पुट का बता देना। इसको तो कॉल में क्या क्या करना है? एक तरीका है अनिल जी, वो भी समझ लें। सबसे पहले 13,100 की कॉल खरीदें और उसके बाद 13,000 की कॉल बेचें। इसमें मार्जिन केवल 25,000 का ही लगेगा। अदरवाइज अगर कोई भी आदमी पहले बेचने की कोशिश करेगा, यानी अगर वो 13,000 की कॉल बेच के फिर अगर वो कॉल लेने की कोशिश करेंगे तो मार्जिन डिप्लॉयमेंट ज्यादा आएगा। तो टेक्निक यहाँ पे ये है कि मुझे 13,100 की कॉल पहले लेनी है और उसके बाद 13,000 की कॉल बेच देनी है। तो एक लेग ये हो गई। दूसरी लेग पुट साइड में ये होगी कि 12,900 की पुट मुझे पहले खरीदनी है और 13,000 की पुट फिर बेच देनी है। तो उसमें फिर मार्जिन मेरा केवल 25,000 का ही लगेगा। तो दोनों साइड मुझे 50,000 का मार्जिन लगेगा। और इसमें खास बात क्या अनिल जी कि मुझे 85 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, 86 रुपीज का, और 100 रुपए का डिफरेंस है। तो मेरा मैक्सिमम रिस्क केवल 14 रुपए का है। यानी कि अगर 300 पॉइंट निफ्टी नीचे ऊपर भी हो जाती है तो मुझे 14 रुपए लग सकते हैं, और वो भी एक्सपायरी पे। मंडे को 2-3 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं है। और अगर यहीं पे मार्केट खुली तो मुझे 15 से 20 रुपए प्रीमियम डीके मिल जाएंगे। 13,000 की कॉल पुट दोनों टूट सकती है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है। इस तरह का गैप मिलता नहीं है, जो केवल अभी छोटा सा गैप है 14 रुपए का। तो ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लें। ये बुल स्प्रेड है और बियर स्प्रेड है, दोनों है। और मार्जिन इसमें ज्यादा इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप पहले कॉल खरीदें फिर कॉल बेचें, और फिर पुट खरीदें फिर पुट बेचें। तो मार्जिन रूल्स के हिसाब से आपको 50,000 में काम हो जाएगा। जी अनिल जी। ओके, तो एक कॉल खरीदना है, एक कॉल बेचना है। 13,000 का एक कॉल खरीदना है, बेचना है, और 13,100 का खरीदना है। बराबर? 13,000 का कॉल बेचेंगे, 13,100 का खरीदेंगे। बराबर है? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल सही है। और 13,000 की पुट बेचेंगे। अब आइए पुट, 13,000 का पुट। हाँ जी अनिल जी, आप बोल रहे हैं। 12,900 की खरीदेंगे। बिल्कुल ध्यान से एकदम इसके, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको करना क्या है, कॉल खरीदना है 13,100 का, कॉल बेचना है 13,000 का। ऊपर वाला कॉल खरीदना है, नीचे वाला कॉल बेचना है। पुट 12,900 का खरीदना है, नीचे वाला पुट खरीदना है, ऊपर वाला पुट बेचना है 13,000 का। तो ये 4 ट्रेड आप करेंगे। मैक्सिमम मार्जिन 50,000 रुपए के आसपास लगेगा, ज्यादा नहीं लगा। ऐसा आपको लग रहा होगा 4 ट्रेड है, 4 ट्रेड। अच्छा, इस पूरे ट्रेड में मैक्सिमम नुकसान आपको 14 रुपए का ही हो सकता है। अच्छा, फायदा कितना हो सकता है नितिन जी? किस तरह से फिर इसमें से एग्जिट करना है? सोमवार को सुबह सुबह, माफ कीजिएगा मंगलवार को सुबह सुबह। सोमवार को अगर कुछ वाइल्ड मूवमेंट भी हो गई तो प्रैक्टिकली 2-3 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं आएगा। और अगर इसी लेवल पे खुल गई जहां पे हम लोग हैं तो 13,000 की कॉल पुट की वैल्यू टूट जाएगी, क्योंकि 3 दिन छुट्टी पड़ रही है। और अगर कुछ ट्यूसडे को मूवमेंट नहीं हुआ तो मुझे 20 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जब रिस्क केवल 2-3 रुपए पे मुझे अगर 20 रुपए का प्रॉफिट मिलता है तो वो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। तो आप ये टारगेट कर सकते हैं कि 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है, और आपका मैक्सिमम रिस्क 2 से 3 रुपए मैक्सिमम जाने को है। अगर मंडे को कुछ ज्यादा भी मूवमेंट होती है तो 3-4 रुपए ज्यादा नुकसान नहीं आएगा। बराबर, ओके। ये है आपके लिए राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से। आइए नितिन जी, शुक्रिया आपका। आइए विश्वेश जी के लिए बिल्कुल, विश्वेश का विशेष। बताएं विशेष जी। अनिल जी, देखिए क्लीन ब्रेकआउट दिख रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगता है काफी सेफ है रिलेटिवली। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर, 540 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 530 के आसपास, और यहाँ पे एक ही टारगेट है 560 का। मुझे लगता है मंडे तो आ सकता है। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा। तो टाटा कंज्यूमर वेरी कॉन्फिडेंट बीटीएसटी ट्रेड करंट लेवल पे 530 स्टॉप लॉस, 560 टारगेट।
ओके 530 स्टॉप लॉस, 560 टारगेट, ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर दिख रहा है सर। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी हल्की सी खरीदारी, हालांकि वॉल्यूम्स कम है, थोड़ा रेंज छोटी है। यूके के बाजार 0.5% की गिरावट दिखा रहे हैं, बट बाकी यूरोप में इस समय हल्की सी बढ़त दिखेगी सर। बताएं क्या करके जाना चाहिए? इंडेक्स नोटा है और अगर फिर भी किसी को पोजीशन लेकर जानी है 3 दिनों के लंबे वीकेंड पर, तो आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जाइए। निफ्टी में 13,000 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 13,200 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। बैंक निफ्टी पे 29,600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए और 30,000 का बेच दीजिए। सिंपल है दीप, मैं फिर से दोहरा दूं, 13,000 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 13,200 का बेचिए। दूसरा तरीका ये कि आप 12,950 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और 13,150 का बेच भी सकते हैं। तो आपकी रिस्क पर है, चाहे तो 12,950 का खरीद लें और 13,150 का बेच दें, वो लिक्विड कम हो तो 13,000 का खरीद लीजिए, 13,200 का बेच दिए। बैंक निफ्टी 29,620 पर है, 29,600 का ही कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और 30,000 का बेच दीजिए। ये सिंपल। और जिनको रिस्क कम रखनी तो 29,800 का भी बेच सकते हैं, लेकिन टाइम वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा आप 30,000 का बेचे तो ठीक है, अगर जो करने चाहें। और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। इंडेक्स में कोई खास ऐसा मजा अभी दिख नहीं रहा है। स्टॉक्स में आप एक्शन में भरपूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो इंडेक्स पर हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बट स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहा है, तो ये आपको नज़र रखनी चाहिए। थोड़ा अब बाजार में अब उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं और स्टॉक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहा है। जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप शार्प मुनाफा वसूली भी आते हुए देख रहे हैं। देखिए एनटीपीसी आज पूरे दिन एक्टिव था, अभी 2.5% फिसला है ट्रेड में। इसके अलावा एमएनएम यहाँ पर एक शार्प फॉल आते हुए दिखा है पिछले कुछ मिनटों में, नजर रखिए इस स्टॉक पर। बायोकॉन एक फॉल यहाँ पर आया, 1.5% नीचे फिसला है। जुबिलेंट फूड पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव आप बाजार में होते हुए देख रहे हैं। इंडेक्स लेवल पर आप अभी भी स्टेबल हैं, बैंक निफ्टी अभी भी 80 पॉइंट ऊपर है, बट थोड़ा वॉलेटिलिटी का एक बाउट बाजार में आपको आते हुए दिखा है। एक क्विक कॉल ले लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर, इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। वागले साहब, आज का स्टार परफॉर्मर एमजीएल, अगर किसी ने पोजीशन ली हो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए सर, या फिर अब मुनाफा बुक करके जाएं? 13% का उछाल एक दिन में आया ट्रेड में। दीपांशु, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 1075 और 1100 के बीच में वो रेजिस्टेंस है। जब स्टॉक 15% 14% एक दिन में जाता है, हल्का सा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, तो भी ये 1020 1010 के आसपास आ सकता है। और ये 1100 के पार निकलेगा, फिर 1150 1200 भी जाएगा, बट वो पोजिशनल व्यू है। मेरे हिसाब से एक बार अराउंड इस रेंज 1070 75 के आसपास 10-20 रुपए प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शानदार मूव आया है। सुमित जी, एल&टी फाइनेंस प्रॉफिट बुक करके जाएं या फिर कैरी फॉरवर्ड करें, क्या राय रहेगी? देखिए स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला है और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को कैरी करें, क्योंकि चार्ट्स पे ऐसा कुछ संकेत नहीं आ रहा है कि कोई गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लोबली हो जाए और वीकेंड लॉन्ग वीकेंड के बाद अगर कुछ सडन सेल ऑफ आते हैं तो अलग बात है। बाकी चार्ट्स तो ये संकेत कर रहे हैं कि और ऊपर का मूव दिखाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करना चाहिए पोजीशन। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और कैरी फॉरवर्ड करिए पोजीशन को। ये है आपके लिए एल&टी फाइनेंस पर राय। बंसल जी, एक साइड आपका मॉर्निंग का चार्ट कॉर्नर कॉल, प्रॉफिट बुक करें या कैरी करें? टारगेट के काफी करीब है। चार्ट पर बेहतरीन ब्रेकआउट है और एक नई टेरिटरी में स्टॉक काफी समय बाद निकला है, तो जिसका हाजमा है दीपांशु क्लियरली होल्ड करना चाहिए। 200-205 के लेवल्स अगले सप्ताह एक साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करिए अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है। बढ़िया मूव आई है। अगर आप एंड में देखें तो मार्केट की ब्रेथ थोड़ी खराब हुई थी। सिर्फ 11-12 निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं, बाकी सब में हमने शार्प फॉल देखा है। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। डिवीज लैब, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया,
टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स है जो एक्टिव रहे। पर एंड ऑफ ट्रेड एक बड़ी गिरावट आई है नेस्ले में, हिंडाल्को में थोड़ी तेज मुनाफा वसूली देखी है, JSW स्टील फिसला है, NTPC, HCL टेक्नोलॉजीज, L&T, M&M, डॉक्टर रेड्डीज, TCS, ये सभी जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं या ट्रेडर फेवरेट्स कुछ दिग्गज नाम हैं, वहां पर आपने देखा है कि एक बिकवाली का राउंड आते हुए दिखा है। अगर आप फ्यूचर्स की भी बात करें तो पेट्रोनेट पे गिरावट आई है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग हुई, ICICI प्रू, मैरिक, श्री सीमेंट, कोफोर्ज, इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन दिखा टुवर्ड्स द एंड। ONGC पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आपने देखी, पर दूसरी तरफ MGL, IGL आज के स्टार्स रहे, L&T फाइनेंस, एक्साइड, चोला इन्वेस्टमेंट, क्यूमिंस, TVS मोटर्स, अपोलो टायर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, BHEL एक बार फिर यहाँ पर भी उछाल आते हुए दिखा, कैनरा बैंक, PNB, सेल, मन्नापुरम, वोल्टास, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहे। तो अनिल जी, लास्ट 5-10 मिनट्स काफी ज्यादा एक्टिव रहे जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग है, 45 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी 12,940 प्रोविजनल फिगर सर, और निफ्टी बैंक 29,600 के करीब, जस्ट 10 पॉइंट नीचे क्लोज होते दिख रहा है सर। बिल्कुल, और दीप आखिरी 5 मिनटों में कुछ स्टॉक बड़े इंटरेस्टिंग रुझान दिखाते हुए दिखे, उसमें से FMCG स्टॉक्स तो नजर डालिए। एक ब्रिटानिया, एकदम से 100 रुपए का शार्प मूव आया है, 3650 से ब्रिटानिया 3525-30 तक शॉर्ट एकदम जोर से गिरा है पिछले 4-5 मिनटों में। नेस्ले यहाँ पर तेज गिरावट होती दिखी है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन, जो FMCG से जुड़े हुए स्टॉक आखिरी मिनटों में FMCG स्टॉक्स में तेज बिकवाली आती हुई दिखी। इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा किस तरह से आखिरी मिनटों में ये स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए, एकदम से शार्प फॉल आता हुआ नजर आया, लाल से हरे निशान में फिसलते हुए दिखे, एकदम से तेजी से यहाँ पर मूव आता हुआ दिखा है। कोलगेट, पामोलिव, यहाँ पर भी थोड़ी बिकवाली आती हुई दिखी ऊपरी स्तरों से आखिरी मिनटों में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेज बिकवाली आती हुई दिखी आखिरी मिनटों में। इंटरेस्टिंग है, ये देखिए आप किस तरह से तेज फॉल होता हुआ दिखा है। नेस्ले 700 रुपए निकल गया आज। कोलगेट देखिए 30-35 रुपए नीचे गिरा है, और ये जो गिरावट हुई आखिरी 5-7 मिनटों में है। लगता है वीकेंड पर कुछ ऐसी खबर आने की तैयारी में FMCG शेयरों को लेकर, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन FMCG शेयरों में तेज गिरावट आखिरी मिनटों में होती हुई दिखी है। आप देखिए नेस्ले लगभग 700 रुपये, 4.25%, ये तो मतलब कमाल की चीज़ है। ये स्टॉक जिस तरह से गिरे हैं ये सरप्राइजिंग है थोड़ा। आमतौर पर इस तरह की तेज बिकवाली नहीं होती है, लेकिन आखिरी मिनटों में आप देखिए टॉप लूजर निफ्टी पर नेस्ले 4-4.5% का नुकसान इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो बहुत ही तगड़ी बिकवाली इन शेयरों में होती हुई दिखी, लेकिन बाकी सब जगह परफेक्ट है। बैंक निफ्टी 29,609 पर बंद हुआ है 59 पॉइंट की मजबूती के साथ। निफ्टी 18 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, और सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा है, 110 पॉइंट नीचे। चलिए आप सब लोगों से लेंगे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, और मंगलवार सुबह आप सबसे होगी फिर से मुलाकात।